बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल जी, जो मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था उसके मुताबिक मैं आज फिर हाज़िर हूँ और आज हमारी कोशिश होगी कि हम इस चीज़ को मुकम्मल कर लें। हमने जो काम करना है एक्चुअल में वो है सैंपलिंग, वो है एक सैंपल के तौर पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रेनिंग हमारा सेशन चल रहा है। तो हमने चीज़ों को सीखना है, बाद में डिटेल में आप लोग कर सकते हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी सकते हैं, दोबारा भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। काम करने वाले लोग अच्छे लगते हैं और जो काम नहीं करते, वो भी अच्छे लगते हैं। कौन-सा पॉइंट पहले लिखें? ठीक है, इसको आज हम थोड़ा-सा रिपीट कर लेते हैं कि अगर ये बात समझ नहीं आ रही कि कौन-सा पॉइंट पहले लिखना है, तो कहाँ पे मसला है? ठीक है, और किसी का कोई प्रॉब्लम? असल में इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझा सकता हूँ आपको, पेंसिल की लकीर। एक एग्ज़ाम्पल से मैं समझा सकता हूँ आपको कि जो बड़ा पॉइंट कौन-सा है और छोटा पॉइंट कौन-सा है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इससे हम कैसे जो है वो अपने आप को इस मसले से बचा सकते हैं कि हमें ये समझ आ जाए कि कौन-सा पॉइंट बड़ा है और कौन-सा पहले लिखना है, कौन-सा छोटा है, कौन-सा उसके बाद लिखना है। ये देखिए, मैं एक एग्ज़ाम्पल देने लगा हूँ आपको। हमने कल बात की थी कि हम जब आउटलाइन बना रहे हैं तो हमें सबसे पहला बड़ा मसला सबसे ऊपर लिखना है। ये बात की थी, सबसे बड़ा मसला सबसे ऊपर लिखना है। हमने बात की कि हमारे मुल्क के अंदर तालीम का निज़ाम जो है वो ठीक नहीं है। तालीम का निज़ाम ठीक ना होने की वजह से सोसाइटी जो है वो उतनी एजुकेटेड नहीं बन पा रही। जब सोसाइटी उतनी मुआशरा जो है उसमें एजुकेटेड लोग नहीं है, तो वही लोग जाके कल को इदारों में बैठेंगे, वही लोग इदारों को हेड करेंगे, तो फिर करप्शन भी ख़त्म नहीं हो सकती, लॉलेसनेस जो है वो भी ख़त्म नहीं हो सकती। ये सारे मसाइल जो हैं ये ख़त्म तब होंगे जब हम एक कम्युनिटी को एजुकेटेड कम्युनिटी बनाएँगे ना। तो हमने इसके मसाइल ढूँढने थे, हमने इसकी रीज़न्स ढूँढनी थी कि कौन-कौन सी रीज़न्स हैं। अभी हम इस मसले को हल कर लेंगे कि कौन-कौन सी रीज़न्स हम तलाश कर रहे थे कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम का मसला जो है, वो किन रीज़न की वजह से है। सॉरी, किन रीज़न्स के ऊपर बेस करता है। ये खराबी कौन-सी रीज़न्स के साथ लिंक करती है। तो हमने कहा था कि सबसे बड़ा मसला है हमारे पास कौन-सा? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अच्छा, इसको हमने सबसे बड़ा क्यों कहा था? मसाइल तो और भी थे, मसाइल और भी थे। अब मैं उसी फ़ाइल को ओपन करने की कोशिश करता हूँ, अगर वो फ़ाइल आपके पास मौजूद होगी, तो मेरा ख़्याल है वो एक काफ़ी बड़ी गाइड है। हमने बात की थी कि ये देखिए, आप लोगों ने जो फ़ॉर्मेशन दी थी मुझे रैंडम आइडियाज़ की, उसके अंदर सबसे पहले किसी ने फ़ाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स लिख दिया था, दूसरे नंबर पे किसी ने मल्टीपल एजुकेशन सिस्टम लिख दिया था, ये आप रैंडम आइडियाज़ दे रहे थे। तीसरे नंबर पे टीचर की पुअर अप्रोच टू द एडवांस नॉलेज लिख दिया किसी ने। उसके बाद किसी ने लिख दिया कि आउटडेटेड और नॉन प्रैक्टिकल करिकुलम है हमारा, लैक ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पुअर एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर हमने क्या किया? हमने कहा कि ये जो 7 चीज़ें हैं, ये जो 7 चीज़ें हैं, हम थोड़ी-सी अकल को इस्तेमाल करते हैं, हम देखते हैं कि इनमें से सबसे बड़ा मसला कौन-सा है? यानी कि ये मसले किसके बाद आते हैं? मैं इसकी एक और एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। आपके घर में लाइट नहीं है, ठीक है? पानी का मसला है, उसके बाद पानी का मसला है, तो ज़ाहिर है सफाई का मसला है। देखिए ना, 3 मसाइल हैं। अब आप सबसे बड़ा मसला किसको कहेंगे? लाइट आनी चाहिए, उसके बाद पानी होगा, उसके बाद आप घर की सफाई करेंगे, वगैरह-वगैरह। और बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हो सकती हैं। अब पाकिस्तान के सिस्टम को आप देखिए, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब तक सियासत जो है, गवर्नमेंट जो है, हुकूमत हुकूमत का जो निज़ाम है वो एक टर्म के ऊपर नहीं चलेगा, जब तक खींचा-तानी चलती रहेगी, जब तक लेग पुलिंग चलती रहेगी, वो कैसे डिसीजन ले पाएँगे वर्किंग? वो वर्किंग डिसीजन नहीं ले पाएँगे। वो वर्किंग डिसीजन नहीं ले पाएँगे। मुझे शक हो गया था, पता नहीं आपको आवाज़ नहीं जा रही है, आप बोला करें ना कुछ न कुछ, कोई जवाब दिया करें, पता चले कि आवाज़ जा रही है। अच्छा, उसके बाद हमने फिर बात की कि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है, तो उस वजह से अगला मसला कौन-सा है? अब मसले कुछ मसलों के बच्चे होते हैं। मेरी इस स्टेटमेंट को समझें कि कुछ कुछ मसले बड़े होते हैं, कुछ मसले छोटे होते हैं। अब कोई बंदा कह दे कि अब्सेंस ऑफ प्रॉपर लेजिस्लेशन नहीं है, प्रॉपर लेजिस्लेशन नहीं ना हो रही, और उसके बाद वो कहे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है।
तो उलट हो जाएगा काम। पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से अगली कौन सी काज है, जो उसका बच्चा है, कौन सा, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर लेजिस्लेशन। अब जब एब्सेंस ऑफ प्रॉपर लेजिस्लेशन है, कोई काम का कानून ही नहीं बन रहा, तो उसके साथ साथ फिर जाहिर है कानून के मुताबिक, पार्लियामेंट्री डिसीजंस के मुताबिक ही फाइनेंशियल जो है वो डिसबर्समेंट होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सारी होती है, वहां से ही सारे बिल पास होते हैं, वहां से बजट मिलना है, कितने परसेंट किस डिपार्टमेंट को देना है, कितने परसेंट किस डिपार्टमेंट को देना है। आपको पता है कि जो एजुकेशन की पहली कॉन्फ्रेंसेस थी या पहली जो पॉलिसीज थी एजुकेशन की, उनके अंदर देखा जाता था कि अब 47 की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने क्या स्पिरिचुअल के ऊपर तवज्जो देनी है, मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर तवज्जो देनी है, उसके बाद सोशल के ऊपर। फिर जब 1959 में ये शरीफ रिपोर्ट की बात होती है तो उसके अंदर उन्होंने फिर टेक्निकल को ऐड कर दिया, और फिर कितने ही टेक्निकल इदारे बने। और फिर उसके बाद जब 70s की आती है तो उसमें यूनिवर्सिटीज, अब उसके अंदर अब देखिए कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आ गई, डिस्टेंस लर्निंग आ गई। जो जो कानून बनता है उसके मुताबिक बजट मिलता है, जो बात पार्लियामेंट में तय होती है उसके मुताबिक पैसे मिलते हैं। अब जब वहां पे कोई नया कानून ही नहीं पास हो रहा, अब 2021 में सिंगल नेशनल करिकुलम आया तो उसके अंदर कुरान मजीद को पहली क्लास से 16वीं तक लाजमी करार दे दिया गया, तो उसके लिए पैसे रखे गए, और उन पैसों से फिर पूरे का पूरा एक उसके लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाया गया, और पूरे पाकिस्तान में वो ट्रेनिंग लॉन्च की गई, पंजाब में वो ट्रेनिंग हो चुकी है। अच्छा जी, उसके बाद ये बीच में मुझे कॉल आने लगी थी, हमारे कुछ शहजादे लोग हैं ऐसे, वो लिंक उनको भेजा जाता है तो वो 15 मिनट बाद देखते हैं कि लिंक आया हुआ, और फिर वो कॉल करने लग जाते हैं कि सर जी सानू दसो कितना से ज्वाइन होना, ठीक है जी, हालांकि लिंक पहले सेंड करवाया जाता है। उसके बाद आउटडेटेड एंड नॉन टेक्निकल और नॉन प्रैक्टिकल करिकुलम, फिर ये चीज आ जाएगी। ये सारी रीजंस ही हैं, सारी काजेज ही हैं, लेकिन कुछ काजेज बड़ी हैं, कुछ रीजंस बड़ी हैं, कुछ रीजंस उनसे छोटी हैं जो उनको फॉलो कर रही हैं। हमने बड़ी से छोटी की तरफ जाना है, ठीक है। और एंड पे हमने बात की थी कि ये मल्टीपल एजुकेशन सिस्टम, ये सबसे एंड पे आता है, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन से भी इससे ऊपर आ जाती है, ठीक है। लो जी, ये हमने कल देखा था। उसके बाद फिर कंटेक्चुअलाइजेशन आपसे करवाई गई थी। आज हमने करना है इंट्रोडक्शन एंड पैराग्राफिंग, और लास्ट पे हम करेंगे कंक्लूजन। लॉजिकल सीक्वेंस की बात के कौन सा पॉइंट पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, और कोहेरेंस की बात थोड़ी सी, ये पैराग्राफिंग के अंदर बहुत बड़ी चीज है, वाइटल है। हमने पैराग्राफिंग इसी के ऊपर ही तो स्टैंड करना है, हमें इसी गाइड ने तो, इसी आउटलाइन ने तो हमें बताना है कि पहला पैरा कौन सा लिखना है, दूसरा कौन सा लिखना है, तीसरा कौन सा लिखना है। अभी हमने उस पूरी साइंस को स्टार्ट करना है कि जिसके अंदर पूरा एक 3000 वर्ड का ऐसे लिखने के लिए हम एक बहुत बड़ी मतलब जिसको हम कहते हैं जादू, उस वो लगाएंगे उसके ऊपर कि हमारा 3 घंटे का ऐसे 3000 वर्ड का ऐसे ऐसे आके हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। जब तक हमारे पास लॉजिकल सीक्वेंस की अंडरस्टैंडिंग पूरी नहीं होगी, हमने यहां से उठा उठा के तो चीजें लिखनी है। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक्चुअल में एक पैरा बनेगा जाके बॉडी में, ठीक है। और ये वाला अब्सेंस ऑफ प्रॉपर लेजिस्लेशन, ये भी एक पैरा बनेगा। उसके बाद ये वाला जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, ये भी एक पैरा बनेगा। ये हमारी गाइडलाइन है जो अभी हम कर रहे हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज कोई क्वेरी हो तो वो कीजिए, अदरवाइज फिर हम इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं और फिर मैं माइक आपसे ऑफ कर दूंगा। चलें ठीक है जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन को हम कहते हैं ओपनिंग। ये क्या होती है? ओपनिंग। इंट्रोडक्शन आपके ऐसे का पहला पैराग्राफ है, जो कि एक मदर पैराग्राफ है। एक्चुअल में ये वो पैराग्राफ है जिसके अंदर आपकी थीसिस स्टेटमेंट भी है, आपकी आउटलाइन भी मौजूद होगी, आपके सारे पैराग्राफ जितने आपने बॉडी के अंदर लिखने हैं उनकी एक एक लाइन भी मौजूद होगी, और एंड पे कंक्लूजन का भी 1 1.5 2 लाइन का एसेंस मौजूद हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, इंट्रोडक्शन जो है आपका, ये एक मदर पैराग्राफ है जिसके अंदर आपके टॉपिक स्टेटमेंट या थीसिस स्टेटमेंट भी मौजूद है, सारी आउटलाइन भी मौजूद है, आउटलाइन के मेजर पार्ट्स मौजूद हैं। उन्हीं आउटलाइन के पार्ट्स के ऊपर, एक एक लाइन के ऊपर आपने एक एक पैरा स्टैंड करना है। इसका मतलब पूरे का पूरा ऐसे उसके अंदर मौजूद है, और आखिर पर आपने उसके अंदर कंक्लूजन को भी थोड़ा सा ऐड करना है। लाइक के कंक्लूजन होता है किसी चीज को
क्लोज करना। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपने सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद एंड पे एक होपफुल एंडिंग छोड़नी है। ठीक है, लेट मी टर्न ऑफ योर माइक्स, कहीं कोई फिर डिस्टर्बेंस ना हो, तो हम आगे चलते हैं। No, sasa dahil hapo dakika ya yake no ya bia balo za pabiliza wasi ilak kota bia ilak mamu benena omena tabiha जी जी, आ रही बात। ये क्वेश्चन है मेरे पास कि टॉपिक स्टेटमेंट और आउटलाइन में जो वर्ड्स यूज किए सेम वही इंट्रोडक्शन में यूज करने। देखें, ये लकीर का फकीर तो मैं कभी नहीं कहता बने, उन वर्ड्स की सेंस मौजूद हो और अगर उन वर्ड्स का उस वक्त आपको कोई अल्टरनेट या उनका सिनोनिम नहीं आ रहा तो सेम भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए एक वर्सटाइलिटी, जिसको हम कहते हैं कि डाइवर्सिटी रखिए अपने अल्फाज में, अपने आइडियाज को लफ्जों का गुलाम ना बनाइए। अल्फाज बहुत सारे होते हैं, हम तो ये कहते ही नहीं है कि आप बहुत कोई हाईफाई इंग्लिश लिखें, सिंपल लिखें, शॉर्ट सेंटेंसेस लिखें, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। जिस लैंग्वेज में आप, जो आपकी सेकंड लैंग्वेज है, उसमें आप माहिर हो ही नहीं सकते कभी। माहिर बनने की कोशिश करनी है तो अपनी लैंग्वेज में करें। अब सेकंड लैंग्वेज के अंदर हम ऐसे लिख रहे हैं और स्टैंडर्ड के मुताबिक लिखना है, गपशप हम लगा नहीं सकते, पल्ले से कोई कानून बना नहीं सकते, तो जरूरी नहीं कि इन चीजों में हमने पढ़ के कोई फनकारी में अपना साल जाया करना है। जितना सादा रह सकते हैं उतना सादा रहिए। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वह इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के कोई 5 पार्ट्स होते हैं। हमने हमेशा इंट्रोडक्शन जनरल टू स्पेसिफिक स्टार्ट करना है। इसकी हम बाकायदा एग्जांपल भी लेंगे, उसके बाद हम काम स्टार्ट करेंगे। जनरल टू स्पेसिफिक, उसके बाद टॉप के 3 to 5 कार्ड्स या टॉप की 3 to 5 लाइंस ऑफ योर आउटलाइन काजेज की आपने डालनी। उसके अंदर आपने ट्रांजिशनल वर्ड्स डालने हैं, वो क्या होते हैं हम उनके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद आपने टॉप 3 कार्ड्स इफेक्ट्स के डालने हैं, फिर आपने ट्रांजिशन करनी है। उसके बाद आपने टॉप 3 कार्ड्स ऑफ रेमेडीज डालने हैं, फिर आपने ट्रांजिशन करनी है। फिर आपने स्पेसिफिक टू जनरल होना है, होपफुल एंडिंग देके अपना इंट्रोडक्शन मुकम्मल कर दें। यहां तक बात समझ आई मेरी? हम इंट्रोडक्शन बनाने की कोशिश करेंगे अभी आपकी मदद से। ये सामने चीजें लिखी हुई हैं कि हमने इंट्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स, 5 पार्ट्स हैं जी इंट्रोडक्शन के। पहला उसका पार्ट होता है 1 से 2 लाइन का, उसको हम कहते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। और ओरिजिनल पार्ट, ओरिजिनल पार्ट का मतलब ये है कि जो आपके दिमाग की और किसी के दिमाग की जनरल आइडिया जो ओरिजिनल है, यानी पाकिस्तान के आप एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो पहले आप लिख दें पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में खराबी है जिसकी वजह से हम आज तक जो है वो, या फिर एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है किसी कौम की तरक्की में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो है वो एजुकेशन सिस्टम उस तरह का नहीं था जो कि पाकिस्तान को एक एजुकेटेड कम्युनिटी के अंदर शामिल कर सकता। इसकी मल्टीपल फैक्टर्स हैं, इसके काजेज हैं। अब हम बात वहां पे ले जाएंगे। ये जनरल टू स्पेसिफिक, ये वाली ओरिजिनल बात। उसके बाद 3 से 5 काजेज आपने डालनी है अपनी आउटलाइन से उठा के। मैंने कहा था ना कि जो जो हम चीजें कल कर रहे थे ये सारी हमें ऐसे लिखने में हमें मदद करेगी। उसके बाद टॉप 3 to 5 कार्ड्स आपने इफेक्ट्स के डालने हैं, प्रॉब्लम्स, इश्यूज। उसके बाद टॉप 3 to 5 कार्ड्स आपने रेमेडीज या सोल्यूशन के डालने हैं। फिर आपने ट्रांजिशन लेनी है, ट्रांजिशन कैसे लेनी है उसकी हम एग्जांपल देंगे यहाँ पे। और स्पेसिफिक टू जनरल, यानी होपफुल एंड करना है आपने एंड पे कि ठीक है ये सारे मसाइल थे, इनकी काजेज भी थी, इनकी रेमेडीज अगर ये हो जाएं तो पाकिस्तान की कम्युनिटी एक एजुकेटेड कम्युनिटी बन जाएगी जिससे पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में खड़ा हो जाएगा। फुल स्टॉप। ये आपका इंट्रोडक्शन होगा। कोई है क्वेश्चन तो बताइए। No, thank you, sir.
चलिए जी, मैंने डिवाइस चेंज कर ली। मेरी आवाज आ रही है तो बता दीजिए। हम इंट्रोडक्शन के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हम बहस कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का ठीक नहीं है और इसके ऊपर अभी हम एक पैराग्राफ स्टैंड करने लगे हैं। इसी कानून के मुताबिक करना है, ये कानून जो ऊपर लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे फिर? देखिए, आप सारे लोग अपनी कॉपी पेंसिल उठाइए। मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हिंट्स आपको दूंगा, थोड़ी थोड़ी आइडियाज आपको दूंगा। लिखना आपने खुद ही है और इस टोटल काम के लिए हमारे पास 10 मिनट्स हैं। जरूरी नहीं है कि हमने वर्ड टू वर्ड लिखना है, हमने एक स्ट्रक्चर बनाना है और ऊपर मैंने रूल्स भी लिख दिए हैं, ऊपर मैंने पार्ट्स भी लिख दिए हैं कि इंट्रोडक्शन के पार्ट्स कौन से होते हैं। पहला क्या होगा? एजुकेशन सिस्टम प्लेज अ वाइटल रोल इन द प्रॉस्पेरिटी एनी नेशन या अ नेशन। यह है जी आपका जनरल पार्ट। अब स्पेसिफिक होने लगे हम। मैंने क्या कहा था? जनरल टू स्पेसिफिक ओरिजिनल। एजुकेशन सिस्टम प्लेज वाइटल रोल इन द प्रॉस्पेरिटी। प्रोग्रेस कर दें, स्टक कह दें, सिंपल वर्ड्स हैं। पाकिस्तान किसी भी मुल्क का जो एजुकेशन सिस्टम है वो वाइटल होता है उसकी प्रोग्रेस के अंदर, लेकिन पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम हैज बीन स्टक इन द मल्टीपल इश्यूज। अच्छा, अब आपने आउटलाइन के अंदर पहली चीज लिखी थी काजेज, याद है आपको? पहली चीज लिखी थी काजेज। अब काजेज के 3 से 5 कार्ड देने हमने, 3 से 5 कार्ड्स देने हमने काजेज के, फिर हमने 3 से 5 कार्ड्स देने हैं इफेक्ट्स के, फिर हमने 3 से 5 कार्ड्स देने हैं रेमेडीज के। अब हम कार्ड्स की बात करेंगे। ये जनरल टू स्पेसिफिक हमने स्टार्ट ले लिया कि किसी भी मुल्क का जो एजुकेशन सिस्टम है वाइटल रोल प्ले करता है, लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती की जो भी हुआ। रीजंस लाइक, सबसे पहली रीजन कौन सी बता? वही जो हमने आउटलाइन में लिखी थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर आप में से 2 या 4 लोग जो हैं वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं माइक्स के ऊपर, तो मैं आपके माइक ओपन कर देता हूं। बाकी लोग जिम्मेदारी का सबूत दें, बिला वजह माइक्स ना ऑन करें। अगर आप में से 2 या 3 लोग जो हैं वो माइक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं तो मैं ओपन कर सकता हूं इसको। चलें, बताइए जी कौन रिस्पॉन्ड करेगा? मुझे 2 या 3 लोग चाहिए, उससे ये होगा कि कोलैबोरेशन बढ़ जाएगा और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और भी कोई पार्टिसिपेट डायरेक्ट करना चाहे तो मैं उसका माइक जो है वो अलाउ कर सकता हूँ यहाँ से। तहजीब अख्तर, आपका माइक ऑन है और मुझे जल्दी से बता दें ताकि मैं एटलीस्ट 3-4 माइक्स हम ऑन कर दें जिन लोगों ने फ्रीक्वेंटली जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, आपने तहजीब अख्तर आपने जो है वो लिख दिया है पूरा सेंटेंस। हमने करनी है, अब देखें, लैक ऑफ एजुकेशन लाइज इन बेस ऑफ ऑल सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, देयर इज नो डिनाइंग। अच्छा, ये अब क्या लिख रहे हैं? हमने कार्ड्स की बात की, हमने लंबी लाइंस की बात ही नहीं की। हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या था? हम ये पैरा स्टार्ट कर रहे हैं। पहला पार्ट इसका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जनरल टू स्पेसिफिक मैं इसको जो है वो कलर कर देता हूँ ये वाला ग्रीन। अ नंबर ऑफ रीजंस लाइक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। नंबर टू क्या था? लैक ऑफ प्रॉपर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दैट लीड्स या लेड करें टू द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर लेजिस्लेशन एंड, एक चीज और डाल दें, 3 कार्ड हम एक लाइन एक सेंटेंस में खेल जाते हैं। 3 कार्ड्स कौन से? पहला पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दूसरा और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो हमने एक लाइन बोली है। एक लाइन में हमने क्या लिखा है? हमने कहा अ नंबर ऑफ रीजंस लाइक political instability that led to the absence of proper legislation and insufficient budgetary allocation are the top ones। तो बताइए ये सेंटेंस आपको सेंस कन्वे कर रहा है? A number of reasons like political instability that led to the absence of proper legislation and insufficient budgetary allocation are the top ones। बताइए आपको समझ आई कि हमने कार्ड्स कैसे एंटर करने हैं इंट्रोडक्शन के अंदर? सारे लोग चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं, जो मुझे कहेगा मैं उसका
माइक ऑन कर दूंगा। इसी तरह हम एक लाइव इंट्रोडक्शन पूरा करेंगे। समझ आ गई कि एक एक सेंटेंस के अंदर हमने 3 कार्ड्स को पैक कैसे किया है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अब ट्रांजिशन क्या होती है? अदर देन दिस। अब नई नई 3 चीजें हमने 3 काजेज डाल दी हैं, 2 काजेज और डाल देते हैं, काफी हो जाएंगी। अगली 2 काजेज बताइए, अगली 2 काजेज कौन सी हैं? फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होगी, उसके बाद करिकुलम प्रॉपर इनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं है और एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। इन तीनों को हम एक लाइन में डाल के काम खत्म करते हैं। टेक्निकल करिकुलम, नॉन टेक्निकल करिकुलम डिजाइन अलॉन्ग विद इनसफिशिएंट प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड और क्या, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आर आल्सो। अब इसको माजी में नहीं लेके जाना क्योंकि अभी भी मसाइल हैं। कोशिश करनी है कि मसला शुरू तो माजी से हुआ था लेकिन अभी भी मौजूद है। आर आल्सो इम्पीडिंग द प्रोग्रेस। लो जी, आपका पार्ट 1 जिसको हम काजेज का पार्ट कहते हैं हैज बिन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। इस कलर में। पार्ट 2 पे आ जाएं। अब हाँ, आपने काजेज की बात कर ली, अब आपने इफेक्ट्स की बात करनी है। ठीक है, यहां पे आप ट्रांजिशन क्या लगाएंगे? रिजल्टेंटली। ये वाले मसले थे। रिजल्टेंटली क्या हुआ? अब जिन लोगों ने इफेक्ट्स लिखे थे, जरा 5 इफेक्ट बताएंगे। सारे लोग इफेक्ट यहाँ पे लिखेंगे तो मैं उन इफेक्ट को यहाँ पे जोड़ दूंगा। शाबाश, जल्दी से। क्या इफेक्ट लिखे आपने? क्या प्रॉब्लम्स लिखे? अभी तो हमने रीजंस की बात की है ना। आपको एक होमवर्क दिया था, आपने प्रॉब्लम लिखे होंगे, इश्यूज लिखे होंगे, 4-5 लोगों ने मुझे सेंड भी किए। फौरन से यहाँ पे लिख दें, हम उसको जरा इसका हिस्सा बना देते हैं। Lack of basic facilities. लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज जो है बिल्कुल इसका इफेक्ट है। उसकी वजह है कि बजट भी ठीक नहीं है और ये सारे मसाइल हैं। रिजल्टेंटली लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा लफ्ज है, इसके अंदर काफी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। अगली कोई और चीज बताइए, शाबाश, जल्दी से। और क्या आपने देखा? इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। अब देखिए कि छोटे और बड़े को हम कैसे लॉजिकल सीक्वेंस में पैक करते हैं। ये जॉन साहब अब No गौर focus कीजिएगा। मैं या on technical education. टेक्निकल एजुकेशन, क्या टेक्निकल एजुकेशन नहीं है? क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? मुझे बताइए आपका असल में पर्पस क्या, आप कहना क्या चाह रहे हैं, उसी को हम जरा देख लेते हैं। हमने इफेक्ट्स की बात करनी थी। लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और अब लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले रिजल्टेंटली इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट की वजह की जगह पे कोई और वर्ड यूज कर लेते हैं। हम पहले बात करेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है, पहले हमने जो रीजंस की बात की है ना उसके मुताबिक ही हम चलेंगे ना। There are हाँ जी, improper funds and scholarships to utilize the talent. अच्छा, वो फिर आप थोड़ा काज के करीब चले जाएंगे। मैंने कहा था कि सोसाइटी में मसाइल हैं, करप्शन है, उसके बाद लॉलेसनेस है जिसको आप कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रहती है, फिर जराइम बहुत ज्यादा हैं, फिर उसके बाद हमारे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, फिर पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। ये वाले हैं ना मसाइल। मसाइल तो ये हैं। हम अब दोबारा रीजन की तरफ थोड़ी स्विच करेंगे। रिजल्टेंटली क्या हुआ? इलिटरेसी बनी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हुई। And high dropout. ड्रॉप आउट छोटी चीज है, ये ड्रॉप आउट छोटी चीज है, इसको हम अगली लाइन में ले जाएंगे। हम करेंगे Okay. इसको ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऐड करेंगे। इसको आप याद रखिए। रिजल्टेंटली इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोसाइटी जो है वो बुराइयों में डूबी हुई है। इसको आप कैसे कैसे आप बयान करेंगे कि ये भी मसला एजुकेशन सिस्टम की खराबी की वजह से है? ईवल्स। Yes. ठीक है, अच्छा, रिजल्टेंटली इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल ईवल्स हैव बीन द पार्ट ऑफ आर फेट। ये हमारी किस्मत का हिस्सा बन गए। हाँ जी, बिल्कुल। डिक्लाइन ऑफ मॉरल वैल्यूज, बिल्कुल ठीक है। चलें, ये सोशल ईवल्स हमने लिख लिया। ये भी एक शॉर्ट सा और सिंपल सा था। अच्छा, आगे चलिए। अगले सेंटेंस में हम क्या करेंगे? अब इलिटरेसी आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट भी आ गई, सोशल ईवल भी आ गया। अब आगे इसके हमने एक लाइन और बनानी है, या 2 लाइन और बन सकती हैं।
लेकिन उसके अंदर हमने थोड़ा सा बताना है कि और मसाइल कौन कौन से होंगे। इन एडिशन, ये इन एडिशन लिख रहा हूं, रिजल्टेंटली लिख रहा हूं, ये सारे ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं। आपको पता है ये जरूरी होते हैं किसी भी सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस पे से जोड़ने के लिए, रबत कायम करने के लिए, काज एंड इफेक्ट समझाने के लिए ये जरूरी होते हैं। इन एडिशन, मजीद क्या हुआ, इंस्टीट्यूशनल। अब जब पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, सोशल इवल्स भी हैं, इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस। देखें ना, जब रोजगार ही नहीं मिल रहा, जब रोजगार ही नहीं मिल रहा तो लोग जराइम की तरफ तो जाएंगे, एंजाइटी होगी। जब जराइम की तरफ ज्यादा लोग जाएंगे तो इंस्टीट्यूशंस उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी होगी। ये सारे कुछ का ताल्लुक एक्चुअल में एजुकेशन सिस्टम से शुरू हुआ है। तालीम असल में काम नहीं कर रही, तालीम का निज़ाम काम नहीं कर रहा तो चोर पैदा हो रहे हैं। चोर क्यों पैदा हो रहे हैं? अब मसाइल इस तरह से बढ़ते हैं कि ये ऊपर हमने लिखा है रीजंस के अंदर भी। डिप्रेसिव यूथ, इसका मतलब है एंजाइटी। मैं कह रहा हूँ, मेरा ख्याल ये वर्ड काफी है, अगर आप कहते हैं तो मैं ये डाल देता हूँ। इन एडिशन टू दिस भी लिख सकते हैं। इन एडिशन के बाद मैंने कॉमा डाल दिया, आप इन एडिशन टू दिस बेशक कॉमा ना डालें अगर आपने ये लिखना है। लॉलेसनेस एंड एंजाइटी पुट द नेशन बैक। ये है जी आपके इफेक्ट्स। Sir, can we add another effect too? यस बिल्कुल। मोर ओवर, Yes, moreover, education system's failure on the socio-economic front has also left dismal marks on the political scene. ये फिर ये जो हमने अभी दो लाइनें लिखी हैं इनके दरमियान में आएगा ये, या हो सकता है ये जो हमने लास्ट लाइन लिखी है इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये आपने थोड़ी बड़ी बात की है, ये इससे पीछे हम छोटी चीजों का जिक्र कर चुके हैं। आप बोलिए, मैं इसको Alright. एडजस्ट कर सकता हूँ। जी बोलिए आप। Moreover, education system's failure एजुकेशन सिस्टम्स फेलियर on the socio-economic front ऑन द सोशो इकोनॉमिक econom फ्रंट, ठीक है। has also left अब पॉलिटिकल सीन हमने ये तो सबसे बड़ी बात कर दी और सबसे एंड पे हम आ रहे हैं। इसको इस तरह से हम कर लेते हैं कि रिजल्टेंटली illiteracy, unemployment and social evils have been the part of our fate. यहाँ पे हम कर देते हैं सोशो इकोनॉमिक फ्रंट, इसको हम यहाँ से उठाते हैं। ये 3 से ज्यादा नहीं लिखने, सोशल इवल्स को हम आगे ले जाते हैं। ऑन द सोशल, ये ठीक है। अब देखिए तो आपका पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, ये रिमूव कर दिए। लो जी, अब आप इदारों के लेवल पे बात करें। वो जो आप कहते थे बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम है, ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है, उनके किसी इशू के ऊपर बात करें। सोशल इवल्स, अच्छा मोर ओवर, अब हम यहां पे लिख देते हैं मोर ओवर साइकोलॉजिकल एंड सोशल, बल्कि सोशो इकोनॉमिक तो आपने लिख दिया है, साइकोलॉजिकल एंड सोसाइटी। अब कहीं पे आपने नेशन लिखा है, यहाँ पे सोसाइटी लिख दें, कहीं पे आप पाकिस्तान लिख देंगे, कहीं पे आप कंट्री लिख देंगे, कहीं पे आप स्टेट लिख देंगे, चीजों को चेंज कर करके। मोर ओवर साइकोलॉजिकल एंड मॉरल डेक्लाइन रेज्ड टू पुट द सोसाइटी ऑन द ब्रिंक ऑफ, क्या करेंगे, ठीक हो गया। तबाही के दहाने के ऊपर किसने पहुंचाया। मजीद ये चीजें हैं कि नफसियाती तौर पे हम वो एंजाइटी में चले गए और फिर मॉरल डिक्लाइन भी हो गया। ऊपर से हमने जब सोशल इवल लिखा था वो मैंने निकाल के यहाँ पे लिख दिया। अब ये हमारा पार्ट 2 जो है ये कंप्लीट हो गया। क्या आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमने इसको कैसे किया? कोई आइडेंटिफिकेशन हो रही है? ले जी, पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 आएगा अब सॉल्यूशंस का। सॉल्यूशन लिखने से पहले आपने एक वर्ड लिखना है, बल्कि उसका ये भी लिख सकते हैं 2। अब देखिए क्या क्या आपके पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बताइए शाबाश जल्दी से।
अब आपने सोल्यूशन भी तो लिखे होंगे ना, मैंने आपको कोई होमवर्क दिया था, उनके अंदर आपने सोल्यूशन लिखे होंगे, यहाँ पे लिखते जाइए, कितने लोग हैं माशाल्लाह से आप। सॉल्यूशंस आपने क्या लिखे थे? गुड एंड पोलाइट बिहेवियर, मिसबा गुलजार, ये जो आप गुड एंड पोलाइट बिहेवियर कह रहे हैं, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट लेवल पे आएगा, छोटा लेवल है। अभी हम बड़े लेवल की बात करें ना, जब आपने काजेज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से और एब्सेंस ऑफ प्रॉपर लेजिस्लेशन से स्टार्ट किया, तो उन काजेज को रिमूव करें ना। सोल्यूशन होते हैं इन काजेज को रिमूव करें, इन काजेज को रिमूव करना आपका सोल्यूशन होगा। अब बताइए, आपको तो नकल लगाने के लिए आपके पास 5 लाइनें मौजूद हैं, 4 लाइनें मौजूद हैं, आप नकल लगाइए, यहां से मुझे बताइए। दो द सिचुएशन इज डिवास्टेटिंग, वेरी कर दें, या चलें इज ठीक है। क्लियर इंडिकेशन ऑफ बजट एलोकेशन, ये ठीक है, ये दूसरे नंबर पे मैं डालूंगा। लेकिन पहले नंबर पे हम पार्लियामेंट के अंदर बैठ के जो लोग लेजिस्लेशन करेंगे हम उनकी बात करेंगे, बट प्रॉपर की जगह पे आप चले, प्रॉपर भी ठीक है, अप्रोप्रिएट भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे बात को समझना है, कोशिश करनी है कि इस स्ट्रक्चर को समझा जाए। प्रॉपर लेजिस्लेशन, दो द सिचुएशन इज डिवास्टेटिंग, वेरी कर दें, कोई इशू नहीं है इसमें, but proper legislation followed by workable policies through sufficient budgetary allocation can make, must be observed for clear directions of reforms in education system of पाकिस्तान। लो जी, हमने एक सेंटेंस जो था वो गो के इसके दो हिस्से हो सकते हैं बहुत इजीली, और आप इसके दो हिस्से कर भी सकते हैं, करने भी चाहिए। यहाँ पे हम एक ही सेंटेंस में इसको कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन इसका हम कलर चेंज कर रहे हैं, ये नजर आ रहा होगा शायद। चलें, ये हमने कलर कर दिया इसका। और कोई सोल्यूशन दो बताइए, फिर हम इस पूरे पैराग्राफ को हम कंप्लीट करने लगे हैं। 2-3 और सोल्यूशन बताइए, शाबाश, जल्दी से। Sir, I have an idea. जी Uh, जी बोलें। so we can write here about uniform syllabus throughout the country. हाँ And जी, वही तो आना है। अब हमने जो जो ऊपर मैंने कहा था ना, ये काजेज की बात कर रहे हैं। जब लेजिस्लेशन हो गई, बजटरी एलोकेशन होगी, अगली जो काजेज को रिमूव करते हैं ना, आउटडेटेड एंड नॉन टेक्निकल को रिमूव करते हैं, ठीक है। yes, and फर्दर, inclusion of some innovative programs. बिल्कुल ठीक है। फर्दर मोर हम क्या करें, अब मस्ट स्टेप इज टू इंट्रोड्यूस, क्या कहना चाह रहे थे आप, कहिए। To introduce uniform syllabus throughout the country and यूनिफॉर्म सिलेबस नहीं, करिकुलम कहें। curriculum, okay, हाँ जी, यूनिफॉर्म करिकुलम and inclusion of innovative programs. एंड इंक्लूजन ऑफ इनोवेटिव प्रोग्राम्स। मेरा ख्याल है ये काफी हो गया। Yes, yes, sir. चलें, अब हम क्या करेंगे, हम इस पैराग्राफ को क्लोज करने की कोशिश करेंगे। मैंने कुछ पार्ट्स इसके बताए थे। पहला पार्ट इसका जनरल टू स्पेसिफिक, दूसरा हो गया काजेज के कार्ड, तीसरा हो गया फैक्ट्स के कार्ड, चौथा हो गया सॉल्यूशन के कार्ड। ये हमने पूरे कर लिए। अब आगे क्या है, स्पेसिफिक टू जनरल और होपफुल एंड, हम इस इंट्रोडक्शन का, इस ओपनिंग ऑफ द एसे का हम करने लगे। इसके अंदर कोई रिपोर्ट नहीं आएगी, कोई डाटा नहीं आएगा, कोई स्टैट नहीं आएगा, कोई एग्जांपल नहीं आएगी, कोई कोटेशन नहीं आएगी। समझ आ गई बात। लिटरेरी ऐसे में कोटेशन को खोला जाता है, उसमें थोड़ा सा उसका मतलब या उसका पर्पस समझाया जा सकता है, लेकिन ये एक प्रॉब्लमेटिक ऐसे है, इसमें इन चीजों के अलावा कोई चीज ना डालें तो बेहतर है। Though the situation is very devastating, but proper legislation followed by workable policies through sufficient budgetary allocation must be observed for clear direction of reforms in education system of Pakistan. Furthermore, a must step is to introduce uniform curriculum and inclusion of innovative programs. Professional, आखिर में क्या लिखेंगे कि जब करिकुलम चेंज हो गया तो एग्जामिनेशन प्रोसीजर भी चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, अब टीचर्स को ट्रेनिंग देनी है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड अपडेशन
in updating the infrastructure. इस solution के अंदर तो हमने ये बात नहीं ना की. Updating the infrastructure. Lastly, professional development and updating the infrastructure among. Sir, can we add promoting reasoning and analytical skills here too? जब हम यूनिफॉर्म सिलेबस की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सिलेबस हमने दुनिया को देख के बनाना है, जिस तरह हमने एसएनसी बनाया था. तो मेरा ख्याल है उसके अंदर जो 21st सेंचुरी स्किल्स थी, फिर 22nd आ गया, जो इस पूरे डेकेड की दुनिया की स्किल्स हैं जो जरूरी हैं, डिजिटल लिटरेसी वगैरह, वो मेरे ख्याल ऐड हो जाएंगी इसके अंदर. Alright. Lastly, professional development and updating the infrastructure should be among the top priorities. लो जी, अब हम यहां तक सोल्यूशन बता चुके. अब हम अपनी बात को इंडोर्स करने लगे हैं. भाई मैंने जो कहा है वो सच कहा है, सच के अलावा मैंने कुछ नहीं कहा. ठीक है, और हम इस पैरे को फिनिश करने लगे हैं. बाय adopting the above mentioned solutions, Pakistan will be the part of educated and well-versed communities with respect to education in the world. देखिए तो सेंटेंस ठीक है ये. By adopting the above mentioned solutions, मैंने चूंकि सच कहा है और मैंने सही सोल्यूशन बताए हैं, लिहाजा अगर इन पे किया जाए तो पाकिस्तान विल बी द पार्ट ऑफ एजुकेटेड एंड वेल वर्स्ड कम्युनिटीज विद रेस्पेक्ट टू एजुकेशन इन द वर्ल्ड. तो ये मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं. ये हैं जी आपके इंट्रोडक्शन के 4 पार्ट्स. अल्लाह आपका भला करे. ये आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया. अब कोई इसको रीड करेगा? मैं इसके वर्ड्स आपको काउंट कर देता हूं. Sir, please listen to me. जी जी. तो ये लास्ट सेंटेंस में आपने with respect to education in the world लिखा है ना? हाँ जी. With respect to better education standards. एजुकेशन स्टैंडर्ड कर देते हैं. स्टैंडर्ड जो है ना वो बेटर ही होता है. अब इसको रीड करिए जरा. ये क्या लिखा है मैंने. ये हो गया हमारे पास तकरीबन 200 वर्ड्स, और 200 वर्ड्स का जो इंट्रोडक्शन वो काफी होता है मैक्सिमम. अब क्या इससे ज्यादा करेंगे तो 300 तक कर नहीं जाएगा. 220 तक चले जाएं, 230 तक चले जाएं, एनफ होगा. देखिए तो क्या लिखा हुआ है. Education system plays a vital role in the progress of a nation, but unfortunately Pakistan's education system has been stuck in the multiple issues. A number of reasons like political instability that led to the absence of proper legislation and insufficient budgetary allocation are the top ones. Other than this, outdated and non-technical curriculum design along with insufficient professional development and poor administration and management are also impeding the progress. Resultantly, illiteracy, unemployment, and failures on the socio-economic have been the part of our fate. सोशो इकोनॉमिक फ्रंट ये Yes. मिस हो गया. ठीक है. In addition, institutional crisis, lawlessness, and anxiety put the nation on back foot. Moreover, psychological and moral decline raised to put the society on the brink of disastrous. सोसाइटी की Disaster? जगह पे मैं स्टेट लिख देता हूँ. Sir, on the brink of disaster आएगा या disastrous आएगा? डिजास्टर. डिजास्टर. Yes. Though the situation is very devastating, but proper legislation followed by workable policies through sufficient budgetary allocation must be observed for clear direction of reforms in education system of Pakistan. ठीक है. Sir, this sentence is quite okay, I think. Furthermore, a must step is to introduce uniform curriculum and inclusion of innovative programs. Lastly, सर यहाँ पर अगर हम ये लास्टली के बजाय लास्ट बट नॉट द लीस्ट
टाइप कर लें जैसे आप बेहतर समझते हैं। मैं तो एक सादगी से चल रहा हूँ, आप इसको एक स्टैंडर्ड में रहते हुए थोड़ा सा आर्टिकुलेट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी ठीक हमारे है, पास और भी रेमेडीज हैं। बिल्कुल। Last but not the least, professional development and updating the infrastructure should be among the top priorities. By adopting the above mentioned solutions, Pakistan will be the part of educated and well-versed communities with respect to education standards in the world. थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन हो कि हमने इस इंट्रोडक्शन को कैसे बनाया है और जो जो पार्ट्स मेजरली मैंने डिस्कस किए थे, जो आपको बताए थे, उनके मुताबिक कहीं पे आपको कोई चीज कंफ्यूजन का आप शिकार हो कि जनरल टू स्पेसिफिक हमने कैसे किया और एंड पे हम फिर एक होपफुल एंड के साथ स्पेसिफिक टू जनरल हो गए। देखिए कैसे हम स्पेसिफिक टू जनरल हुए। हमने कहा कि यहाँ पे बजट की बात हुई, यहाँ पे पार्लियामेंट की बात हुई, यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम की बात हुई, सारे जहान की बातें हुई, आखिर पर हम फिर एक चीज पे आ गए, रिस्पेक्ट टू एजुकेशन स्टैंडर्ड इन द वर्ल्ड। किसके लिए सिलेक्ट कर रहे हैं हम? पाकिस्तान के लिए। ये है जी आर्ट के आप स्पेसिफिक टू जनरल किसी भी पैराग्राफ की जो लैंग्वेज होती है वो स्टार्ट आप हमेशा स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक करते हैं और एंड से आप फिर जनरल टू स्पेसिफिक एंटर हुए और आखिर पर फिर आप जनरल की तरफ मूव कर जाएंगे। पता चल जाएगा कि आप दुनिया की तरफ जा रहे हैं। स्टार्ट में हमने क्या कहा था? स्टार्ट में हम कैसे जनरल टू स्पेसिफिक हुए? एजुकेशन सिस्टम एंड ऑफ अ नेशन, किसी भी नेशन, पूरी दुनिया में कोई भी नेशन, हम इतने जनरल। उसके बाद हम थोड़े से कम जनरल हुए, पाकिस्तान की बात की। अब पाकिस्तान के सारे मसाइल जो एजुकेशन के उनको डिस्कस कर लिया, आखिर पर हम पाकिस्तान को पकड़ा और पूरी दुनिया के सामने रख दिया। दिस इज द स्पेसिफिक टू जनरल। स्टार्ट जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, और एंड पर फिर आपने स्पेसिफिक टू जनरल हो गए। जनरल से शुरू किया, जनरल पे आपने खत्म करना है। बात समझ आ गई? ये देखें, जनरल टू स्पेसिफिक स्टार्ट लिया था, दुनिया से शुरू हुआ, पाकिस्तान के मसाइल अपने हमने देखे, आखिर पे स्पेसिफिक टू जनरल, आखिर पर फिर हम पूरी दुनिया के पास चले गए। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, हम पार्ट 2 की तरफ जा रहे हैं। ये है जी आपका जो पैरा, जिसको आप रट्टे लगाते हैं कि इस तरह ये लिखना है, फिर वो लिखना है, फिर वो लिखना है, ये चीजें होती हैं सिर्फ। और दिस इज सिंपल। वही चीजें हैं जो हमने कल बनाई थी, उन्हीं को उठा उठा के मैं लिखे जा रहा हूं, बल्कि आप ही लिखे जा रहे हैं, मैं तो बस ऐसे ही फैसिलिटेट कर रहा हूं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो पैराग्राफिंग की तरफ चलें। पैराग्राफिंग बहुत एक क्रिएटिव चीज है। शायद हो सकता है उसके ऊपर 1 घंटे से 10 मिनट ज्यादा ही लग जाए और कंक्लूजन हमारा रह जाए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि चलें जी फिर उसके बाद। चलें, गुड हो गया। पैराग्राफिंग, पैराग्राफिंग इज द, क्या हम कहें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग पार्ट। हमने स्टार्ट लिया, थीसिस स्टेटमेंट बनाई, थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर हमने जब उसको खोला थीसिस स्टेटमेंट को, तो हमने एक आउटलाइन बना दी। आउटलाइन को जब हमने फिर पैक किया एक पैराग्राफ के अंदर, तो हमने इंट्रोडक्शन बना दिया। अब इंट्रोडक्शन इज द ओपनिंग ऑफ एन एसे। अब हमने पीछे, हमारे पास 3 चीजें, कौन कौन सी? थीसिस स्टेटमेंट तो आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। 3 घंटे आपने बैठना है, 3 घंटे, हर 1 मिनट के बाद आपने थीसिस स्टेटमेंट को दिमाग के अंदर रखना है, कहीं आप लाइन से ना उतर जाएं। उसके बाद आपने आउटलाइन बार बार देखनी है, जब नया पैरा बनाना है आउटलाइन से देख के बनाना है, और आउटलाइन को देखकर ही आपने इंट्रोडक्शन बनाना है। लिहाजा मैं कहता हूं कि ये तीनों चीजें एक ही हैं। थीसिस स्टेटमेंट एसेंस है, आउटलाइन गाइडलाइन है, इंट्रोडक्शन ओपनिंग ऑफ द एसे। असल एसे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। जो आपकी आउटलाइन है वो ऐसे में काउंट नहीं होती, याद रखिए। आपका ऐसे एक्चुअल में जो काउंट होता है, जो लेंथ काउंट होती है, वो आपकी पैराग्राफिंग से स्टार्ट। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं कि कहां से नॉलेज आएगा, कहां से इल्म उतरेगा, कहां से ज्ञान उतरेगा हमें कि हम ऐसे लिखें 3000 वर्ड का ऐसे, कहां से रट्टे मारें और कहां से हम दिमाग खराब करें कि हमें ये 3000 वर्ड पूरा करने में मदद मिले। इसके ऊपर बात करने से पहले कुछ रूल्स हैं ऐसे लिखने के। बैलेंस्ड लेंथ होनी चाहिए। अगर आपने एक पैराग्राफ, याद रखिए ये ओपनिंग अगर आप 250 वर्ड की लिख रहे हैं तो बाकी पैराग्राफ आपके 210 200 वर्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और फिर हर पैरा आपका 10 से 15% से ज्यादा उसमें वेरिएशन नहीं होनी चाहिए कि अगर आप 200 वर्ड्स का लिख रहे हैं और अगर आपका 450 का हो जाए और उससे अगला 150 का हो जाए,
ऐसे नहीं, स्टेप बनाने हैं। सीढ़ी आपने देखी होगी, वो ऐसे ना हो कि वो एग्जामिनर स्लिप कर जाए और स्लिप करने से पहले आप स्लिप कर जाएं, ठीक है। बैलेंस्ड लेंथ होनी चाहिए, 10 to 15% आपका प्लस माइनस हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। नेचुरल स्टाइल होना चाहिए, नेचुरल लैंग्वेज होनी चाहिए, क्लियर फॉन्ट होना चाहिए, कीड़े नहीं छोड़ने वहां पे जाके, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। आपने कोई इंग्लिश का वहां पे राइटर बनने की कोशिश नहीं करनी, फनकारी नहीं मारनी। स्मॉल सेंटेंसेस होने चाहिए, जितने पॉसिबल है स्मॉल करें उनको। अवॉइड इलॉजिकल थिंग्स। वहां पे आप जनाब कोई थर्ड पर्सन, कोई एलियन बन के ऊपर से पाकिस्तान के सिस्टम को देखना शुरू कर दें और ऊपर से इदारों की वाट लगाना शुरू कर दें। भाई इन्हीं इदारों में आपने जाके सर्व करना है। कभी भी बड़ी चीजों को निगलेक्ट ना करें और छोटी चीजों को कभी भी बिला वजह एक्सेप्ट ना करें। छोटी चीजों में मसाइल बयान करें, बड़ी चीजों को एक्सेप्ट कर दें। यही तरीकाकार होता है एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी का। नो स्लैंग्स, स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखनी है आपने, स्टैंडर्ड स्टाइल होना चाहिए, नॉट एनीथिंग पर्सनल। वहां पे आप जनाब अब कहें कि मेरे जितना तो फिलासफर ही कोई नहीं है, मैं तो अब आज जो है ना वो कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा लिख के जाऊंगा कि ये देखेगा एग्जामिनर के ये ऐसा बंदा भी दुनिया में मौजूद है। तो फिर अगर ऐसा बंदा भी मौजूद है तो वो कहेगा अगले साल फिर आप ऐसे ही लिखें, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। बैलेंस्ड स्टांस होना चाहिए आपका। कहीं पे आपने किसी इदारे की बिला वजह फेवर नहीं करनी, कहीं पे आपने किसी इदारे की बिला वजह मुखालफत नहीं करनी, कहीं है कि आप कहीं पर आपने पर्सनल स्टेटमेंट नहीं झाड़नी शुरू कर देनी। और ये मैं सबसे बड़ी लाइन हमेशा कहता हूं कि फनकारी नहीं करनी। आप 40 नंबर लेने के लिए मिन्नत तरला करें, बस इससे ज्यादा कुछ ना करें। अल्लाह करे हमारा मिन्नत तरला 40 नंबरों का कबूल हो जाए। फनकारी के बाज़ औक़ात हम उसी मिन्नत तरले में 60 नंबर भी ले सकते हैं और बाद का फनकारी मारते हुए 32 नंबर पे आके गिरेंगे। ये हैं जी रूल्स, ये मैं आपको डॉक्यूमेंट में शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। ये रूल्स हैं पैराग्राफ लिखने के। अब पैराग्राफ के भी हिस्से हैं, जिस तरह मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन के 5 पार्ट्स हैं। पहला उसका जनरल टू स्पेसिफिक था, और दूसरा उसके बाद काजेज का, तीसरा उसका इफेक्ट्स का, फिर सोल्यूशन का, फिर उसके बाद एंड पे हमने स्पेसिफिक टू जनरल हमने एक होपफुल एंडिंग कर दी थी। ये जो रूल्स बताए हैं पैराग्राफिंग के, ऐसे की बॉडी के, इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। उसके बाद फिर हमने बात करनी है पैराग्राफिंग की। शाबाश, किसी का कोई इशू है तो बताइए। कोई, मेरा ख्याल कोई मसला नहीं है किसी का। सारे लोग यही चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से काम मुक्के जनाब, जान छुट्टे हैं, हम क्यों सवाल करें। तो मेरी तरफ से भी जवाब है फिर। सर प्लीज ये आप स्टैंडर्ड स्टाइल के बारे में बता दें कि स्टैंडर्ड स्टाइल क्या होता है। इंग्लिश का स्टैंडर्ड स्टाइल राइटिंग का क्या है? ग्रामर की एरर नहीं होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। बिला वजह आपने, बल्कि पंक्चुएशन में आ जाएगा, इलॉजिकल आपने कोई नए नए वर्ड्स नहीं डालने जिनकी वहां पे जरूरत नहीं है। ग्रामर के अंदर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर सारा आ जाएगा, और पंक्चुएशन आप इसमें जब ऐड करेंगे तो राइटिंग का स्टैंडर्ड स्टाइल आप जान सकेंगे। ये इंग्लिश का स्टैंडर्ड स्टाइल है राइटिंग का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ग्रामर का मसला ग्रामर ग्रामर करके सॉल्व होगा। 10 and 11 बैलेंस्ड रेफरेंसेस। आप टेररिज्म पे ऐसे लिख रहे हैं और आप ऐसे बंदे की किताब से हवाला देने लग जाए जिसको किसी जगह पे एक बार टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ हो, हैं, ऐसा रेफरेंस नहीं देना। आप इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं और रेफरेंस आप किसी जर्नलिस्ट का दिए जा रहे हैं, किसी इकोनॉमिस्ट का रेफरेंस दें। आप सोशियोलॉजी पे बात कर रहे हैं, सोशल वर्क पे बात कर रहे हैं, और आप किसी मेडिकल डॉक्टर का ओपिनियन देना शुरू कर दें। ये होता है इम्बैलेंस रेफरेंस। जो बात है उसी बात का एक्सपर्ट ढूंढिए, उसका रेफरेंस दीजिए, उसकी कोटेशन दीजिए, उसका ओपिनियन दीजिए। इररेलेवेंट, चलो मैं इररेलेवेंट लिख देता हूं बैलेंस की जगह पे। इस बैलेंस का एक और मतलब भी है कि जिस लेवल की बात हो रही है उस लेवल का बंदा होना चाहिए। ये नहीं कि दुनिया की बात हो रही है तो आप जनाब लाहौर का राइटर उठा के उसका हवाला देना शुरू कर दें कि जी यूएस में जो मसला बना है ना उसके ऊपर
हमारे एक फैसलाबाद के सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये ओपिनियन दिया है, ठीक है। वो फिर आप इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की बात करेंगे, अगर करेंगे तो इर्रेलिवेंट मैंने लिख दिया, रेलिवेंट एंड बैलेंस्ड रेफरेंस। और बैलेंस्ड स्टांस जो है ना, बैलेंस्ड स्टांस ये आपका है जाती, जो भी बात करनी है दोनों अतराफ को बराबर रख के करने की कोशिश करनी है। हर चीज फुली नेगेटिव नहीं होती और हर चीज फुली पॉजिटिव नहीं होती। लिहाजा किसी भी इदारे के बारे में बात करने से पहले ये चीज आपने लाजमी सोचनी है। ये है बैलेंस्ड स्टांस। आगे चलें, ये आप किसी भी पैराग्राफ के ऊपर ये आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि ऐसे, क्योंकि ऐसे के अंदर भी तो पैराग्राफ ही है ना, स्टैंडर्ड राइटिंग ही है। ये आप किसी भी क्वेश्चन में ये चीज आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल था जो मैंने पहले लिखा था कि ऐसे के अंदर जो इल्म हमने देना है एग्जामिनर को, वो कहाँ से आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि जी मैंने किताबें सारी स्टार्ट कर ली हैं, लेकिन ऐसे मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मैं ना कुछ बड़ा स्टडी करना चाह रहा हूँ। मैं कोई ना 70-80 किताबें पढ़ूंगा। अब ई लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन की है, आजकल मैं फलां जगह पे भी जा रहा हूँ। तो जब ना इल्म बिखरने लगेगा, जब मैं फटने लगा हूं ना इल्म से, तब मैं ऐसे लिखूंगा। वो भाई जो आपके पास पहले है उसको तो पहले एक्सप्लोर कर लें। आपके अंदर बहुत सारा नॉलेज मौजूद है, आपके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, उसको आप पकड़ के लिखना शुरू कीजिए। जब आप स्ट्रक्चर के अंदर अपनी चीजों को ढालते जाएंगे तो नई चीजें उसमें शामिल होती जाएंगी। बजाय इसके आप देखिए कि कभी किसी ने कोई नया काम करना हो तो पैसे जमा करके नहीं होता। आपके पास थोड़े से पैसे, काम स्टार्ट कर लें, फिर पैसे भी आते जाते हैं, फिर काम भी होता जाता है। बजाय इसके कि आप जनाब उसको इल्म जमा कर रहे हैं। इल्म तो चीज ही ऐसी है, जितना आप इसको यूज करेंगे उतना ये एक्सप्लोर होगा, उतना ये रिफाइन होगा। आप जमा करके जब लिखेंगे तो जमा कभी नहीं होगा, और जब जमा होगा तो वो लिखने के काबिल नहीं होगा। आप इसकी प्रैक्टिस साथ साथ जारी रखें। जो आपके पास अभी इल्म है, अभी आप मौजूद थे, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये इंट्रोडक्शन इतनी आसानी से लिखा जा सकेगा। आपने लिखा, मैंने तो लिखा ही नहीं। आगे चलते हैं। जो पैराग्राफ है ना, उसके तकरीबन 4 पार्ट्स होते हैं। जिस तरह एसे के इंट्रोडक्शन के 5 पार्ट्स थे, इनको मैं ऊपर लिख देता हूं। और अभी मैं एक बात करने लगा हूं कि इल्म कहां से आएगा। इल्म आपके पास मौजूद है। इल्म आपके पास मौजूद है कि आपने जो पैराग्राफ के अंदर चीजें डालनी है, वो मैंने कोई 17-18 यहां पे लिख दी हैं। उनमें से दुनिया के हर पैराग्राफ के अंदर 5, 6, 7, 8, 7, 8, 6, 5, 6 मस्ट ये चीजें ऐड हो जाएंगी। फिर आप, हमने क्या करना है, ये डिस्कशन पार्ट, ये हमारे पास 18 मसाला जात हैं। ये हमने इतने मसाला जात डाल के अपना अपना डिस्कशन पार्ट मुकम्मल करना है। 3 से 10 लाइन। पहली 2 लाइंस जो होती हैं किसी भी पैराग्राफ की, वो होती है टॉपिक, डायरेक्ट हिट स्टाइल। 2 स्टाइल होते हैं जी। फिलासफर लोग पहली लाइन में असल बात नहीं लिखते, वहां से उठा के आपको प्रेसी दी जाती है, पता है आपको। वो पहली लाइन में अपनी बात नहीं बताते, वो दरमियान में कहीं उन्होंने आइडिया छुपाया हुआ होता है। ये फिलोसफिकल राइटिंग ऐसी होती। लेकिन जो आपकी क्लियर राइटिंग होती है, उसमें रिकमेंड ये किया जाता है कि आप डायरेक्ट हिट करें। 1 to 2 लाइन जो है आपकी पहली, उसमें आपकी टॉपिक स्टेटमेंट हो। हमने पूरे ऐसे की एक थीसिस स्टेटमेंट बनाई है, टॉपिक स्टेटमेंट बनाई है। अब हर पैराग्राफ की एक टॉपिक स्टेटमेंट होगी। बात समझ आ रही है? अगर बात यहां तक समझ आ रही है तो मुझे जवाब दीजिए, मैं आगे चलूं, क्योंकि बात बड़ी ही क्रिएटिव है, लेकिन जल्दी खत्म होने वाली है। कोई इतना मसला नहीं है अगर आप साथ रहेंगे तो। सर, ये जो हमारा टॉपिक सेंटेंस होगा ऑफ एनी पैराग्राफ, सर ये हम अपनी यस, आउटलाइन में से लेंगे? हाँ जी, आउटलाइन से लेंगे, क्योंकि आउटलाइन ही आपकी गाइड है। हर लाइन जो है ना आपकी आउटलाइन, उसके ऊपर पैरा स्टैंड करेंगे आप। और जी सर, कल भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, वो यही था कि जो आउटलाइन में हमने वर्ड्स यूज किए होंगे, हम अपने पैराग्राफ की जो टॉपिक सेंटेंस होगा उसके अंदर सेम वर्ड्स यूज करेंगे, या हम सिनोनिम्स भी यूज कर सकते हैं? करीब के जिसमें आइडिया सेम हो, लेकिन उसको पता चले कि ये पढ़ने वाला बच्चा है, इसको लफ्जों के कोई हेर फेर भी आते हैं, इतना ज्यादा फनकारी नहीं। ऑलराइट सर, थैंक यू।
जी वेलकम। अच्छा नेक्स्ट है जी, हम 4 पार्ट्स हैं हमारे। पहली 2 लाइन जो हैं वो टॉपिक स्टेटमेंट होगी ऑफ द पैराग्राफ ऑफ द टॉपिक। जिस टॉपिक के ऊपर आप वो पैरा स्टैंड कर रहे हैं, बताइए हमारे एजुकेशन के पूरे ऐसे की पहली लाइन जो है, आउटलाइन की पहली लाइन वो क्या थी, बताइए। आउटलाइन का पहला पॉइंट कौन सा था? काजेस का। पहली काज कौन सी है? Political instability. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपका पहला पैराग्राफ होगा। आपने पहले काजेस को देखना है, फिर आपने इफेक्ट्स को देखना है, फिर आपने सॉल्यूशंस को देखना है। अगर आप टू डायमेंशनल लिखना चाहते हैं तो पहले आप इफेक्ट्स को लिखें और उसके बाद आप फिर सॉल्यूशन को लिख लें। एक स्टाइल और भी है कि पहले आप इफेक्ट को लिख लें, फिर आप काजेज को लिख दें। ये एक स्टाइल है, लेकिन नॉर्मली होना यही चाहिए कि पहले आप काजेज लिखें। अगर उसने आपको काजेज पूछी ही नहीं, फिर काजेज लिखने की जरूरत ही नहीं है। पूछ लेते हैं ना बाज़ औक़ात क्वेश्चन, वो ऐसे देता है, वो बताता है कि जी बड़े मसाइल रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में और जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा, तो कुछ सजेस्ट करें कि कैसे ये ठीक होगा। अगर तो उसने थोड़ा सा हिंट आपको इशारा दिया है कि वो आपसे रीजंस भी जानना चाहता है, तो आपके क्वेश्चन के अंदर वो चीज मौजूद होगी। अदरवाइज रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। पहला जो काज है, अगर उसका हम पैराग्राफ बनाएं, पहली काज का, उसकी टॉपिक स्टेटमेंट क्या बनेगी जरा बताइए तो। उसके बाद ये 12 मसाले जो हैं, 18 मसाले, मैं इनकी जरा आपको डिटेल बताऊंगा ये क्या होती है, लेकिन टॉपिक स्टेटमेंट तो बताइए जरा। The most important factor contributing to the alarming condition of education sector पहली लाइन is तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी नहीं यहाँ तक? is low budgetary allocations for education. तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं पहला हमारा? Sorry, sir. 2 लाइनों का आपका टॉपिक स्टेटमेंट है, 2 लाइनों का, और उसके अंदर दूसरी लाइन के आखिर पर या तीसरी लाइन के स्टार्ट पर अगर आपका जाके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगा, तो मुझे बताइए एग्जामिनर इतना वेला थोड़ी है कि आपकी वो ढूंढेगा। पहली लाइन आपकी वाइटल होगी तो काम बनेगा। पहली लाइन, 2 लाइनों की तो टॉपिक स्टेटमेंट है, और हम कोशिश करके अपने अपने टॉपिक के अल्फाज जो हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी 2 अल्फाज हैं, क्या ये हम स्टार्ट में नहीं लगा सकते? या फिर पहली लाइन के अंदर नहीं एडजस्ट कर सकते? कोशिश ये करनी है, ठीक है। हाँ जी बताइए जी, क्या स्टेटमेंट बनाई थी, रिपीट कीजिए, शाबाश। टॉपिक स्टेटमेंट आप देंगे तो इन बाकी मसाला जात की मैं डिटेल बताऊंगा कि ये क्या चीजें मैंने लिखी हुई हैं। There is key topic statement. The most important factor contributing to alarming condition of education sector is the political instability. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कहें, क्या All ख्याल है? right. All right. ये ठीक नहीं हो जाएगा कि वो नजर पड़े उसकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कमाल है जी, बस ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि हमें वो फंसाने की तरफ थोड़ी तवज्जो दे, ठीक है। हमें फंसाने की तरफ थोड़ी तवज्जो दे तो हम बच जाएंगे। जब हम बार बार उसको ज्यादा डीप पढ़ाने की तरफ लेके जाएंगे ना, कि और पढ़ो, मैंने आगे कोई चीज लिखी है और पढ़ो, तो फिर हम फंसेंगे। कोशिश करनी है कि बार बार चीजें बाहर बाहर चीजें हमने निकाल के रख देनी है। वो हमारे हम जब क्लास में कभी चीट करते थे, तो जब काम नहीं ना किया हुआ होता था, तो हम रजिस्टर पहले ही खोल के रख देते थे, ठीक है। तो वो सारे चेक ही नहीं करते थे, और जिस दिन नहीं किया होता तो उस दिन एंड पे जब वो आते थे तो तब निकालते थे, क्योंकि थोड़ा किया होता था। जिस दिन बिल्कुल नहीं किया, सबसे पहले रजिस्टर खोल के रख दिया, उन्होंने कौन सा देखना होता, ठीक है। तो ये तो खैर एक वैसे मैंने प्रैक्टिकल चीज बताई है। कोशिश करनी है कि एग्जामिनर को आपने अपने पेपर के ऊपर कम से कम वक्त रुकने देना है। इस तरह नहीं कि वो पकड़े और रिजेक्ट कर दे। आपने पास भी होना है, लेकिन उसको बहुत सारी ज्यादा चीजें ढूंढनी ना पड़े, बहुत ज्यादा वो डेप्थ में ना जाए तलाश करने के लिए, क्योंकि तलाश नहीं वो करेगा। अगर उसको तलाश करनी पड़ेगी तो फिर वो हमें फारिग कर देगा। 3 to 10 डिस्कशन पार्ट है, 3 to 10 लाइन्स का। 3 to 10 लाइन्स कितनी होती हैं? 70-80 वर्ड्स हो जाएंगे। इसमें आप 18 मसाला जात हैं, उनमें से कुछ चीजें डालेंगे। नंबर 3 पार्ट है 1 to 2 लाइन कंक्लूजन, एंडोर्समेंट, और फिर
कंक्लूजन एंडोर्समेंट क्या होती है कि भी ये जो मैंने बात की है इसका वाकई ताल्लुक है इस तबाही से जो हम फेस कर रहे हैं। और फिर आपने नए पैरे का मैसेज देना है कि नॉट ओनली द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बट अब अगली चीज आपकी कौन सी है, कोई बताएगा मुझे? पैराग्राफ नंबर 2 की आपकी टॉपिक क्या है? पैराग्राफ नंबर 2 का टॉपिक क्या है? अगले पैराग्राफ का यहां पे कनेक्शन दे के हमने छोड़ना है। दिस इज द लॉजिकल सीक्वेंस जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये सारा लॉजिकल सीक्वेंस आपका हमने जीरो से स्टार्ट लिया था, तो लॉजिकल सीक्वेंस के ऊपर बात हो रही। लॉजिकल सीक्वेंस ही असल बात है। अब आप एक दीवार बनाते हैं, उसके साथ दूसरी दीवार खड़ी करते हैं, तीसरी दीवार, चौथी दीवार बाहर को निकल जाए तो मकान तो नहीं बनेगा ना। दीवारें तो 4 ही हैं, उनके एंगल का सीक्वेंस होना जरूरी है। इंटरनल एंगल उनका 90 होगा तो दीवार बनेगी। अगर इंटरनल एंगल उनका 90 नहीं होगा, चौथी दीवार बाहर को 90 बना के खड़ी हो जाएगी तो कमरा तो नहीं बनेगा आपका। इसी तरह ऐसे भी एक बिल्डिंग है, इसका लॉजिकल सीक्वेंस और हर चीज का प्रॉपर फिट बहुत जरूरी है, इसकी फिटिंग बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पैराग्राफ था कौन सा? शाबाश बताइए। एब्सेंस ऑफ प्रॉपर लेजिस्लेशन, किसी को याद है? Legislation. Yes, sir. एब्सेंस ऑफ प्रॉपर लेजिस्लेशन। अब आप लास्ट पे क्या करेंगे? हमने ये पैराग्राफ उसी तरह एक पैराग्राफ बनाना है तो आपकी जान छूटनी है, लेकिन उससे पहले मैं इसकी पूरी तमहीद बांधना चाहता था कि ये मतलब बात किसी भी तरह से परेशानी का बायस ना आपके लिए। बाद में पैरा हमने एक ही बनाना है, कंक्लूजन का नहीं टाइम बचेगा तो नहीं बनाएंगे, वो आपके ऊपर डाल देंगे, आप कल को बना के ले आए। आप एंड पे कहिए कहें कि दो के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से हम तबाही फेस कर रहे हैं, लेकिन ड्यू टू विच इसकी वजह से और क्या हो सकता है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से एब्सेंस ऑफ प्रॉपर लेजिस्लेशन का कोई सिनोनिम यूज कर लें, वीक पॉलिसी मेकिंग कर लें, कुछ कर लें, थोड़ा सा वैसे पार्लियामेंट लेवल से नीचे आ जाएं, कोई मसला नहीं। हैज आल्सो बीन द पार्ट ऑफ दिस ब्लैक चैप्टर कह लें ऑफ द प्रोग्रेस। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दें। अब अगला पैरा जो आपने स्टार्ट करना है उसमें पहली लाइन में वो आएगा जो आपके इससे पहले पैराग्राफ की आखिरी लाइन में था। भला क्या? लॉजिकल सीक्वेंस की एक लाइन थी, आपने यहां पे एब्सेंस ऑफ प्रॉपर लेजिस्लेशन की बात की, अगला पैरा आपका प्रॉपर लेजिस्लेशन के ऊपर आएगा, उसकी एब्सेंस के ऊपर आएगा। अंडरस्टैंडिंग कन्वे हो रहा है मैसेज मेरा? Yes, sir. ये हैं जी 4, थैंक यू। ये हैं 4 पार्ट्स आपके ऐसे के पैराग्राफ के। दुनिया के किसी भी ऐसे का पैराग्राफ हो या आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैराग्राफ हो, कानून असूल हमेशा यही होता है। अब इसके मसाला जात देखिए, इसके पैरा के अंदर पहली 2 लाइन तो आपको समझ आ गई, आखिरी लाइन भी समझ आ गई कि जो आप बात करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल बात ठीक है और ये मसला वाकई जेन्युइन है। और इस मसले के साथ साथ एक और मसला भी है, समझ गए? इसके साथ साथ एक और मसला भी है, ये तो आपको पता चल गया। अब दरमियान वाला जो असल डिस्कशन पार्ट है ये है जी एक्चुअल पार्ट ऑफ द पैराग्राफ। इसको मैं अभी रेड कर रहा हूं, ये अभी ग्रीन नहीं हुआ। इसके लिए आपके पास आपके दिमाग के अंदर, आपके इल्म के अंदर कोई 18 के करीब पर्सपेक्टिव्स मौजूद हैं, डायरेक्शंस मौजूद हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूं कैसे। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव आपने देखना है। अब ये नहीं है कि 18 के 18 मसाले डाल देने आपने। हर पैराग्राफ 6, 7, 5, 6, 7, 8 इतने मसाला जात को डाइजेस्ट कर सकता है हर पैराग्राफ, और ये पैराग्राफ की बॉडी में आपने डालने हैं। देखना ये है कि कौन सी चीज इसमें डालनी है और कौन सी नहीं डालनी। ये आपकी क्रिएटिव अप्रोच के ऊपर बेस करती है चीज। देखिए, एजुकेशन का हिस्ट्री से ताल्लुक है, देखिए तो अभी हम एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे और जो यहां से बचेगा उसको हम जनाब डाल लेंगे इसके अंदर। बताइए, एजुकेशन का हिस्ट्री से ताल्लुक है पाकिस्तान की हिस्ट्री से? यस और नो? सोशल पर्सपेक्टिव्स हैं इसके, सोशल पर्सपेक्टिव्स, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस। आप ये बताइए इसमें से कौन सा इसमें नहीं आएगा? चलें हम दूसरी तरफ को चल पड़ते हैं। कौन सा ऐसा मसाला है, कौन सी ऐसी डायरेक्शन है, कौन सा ऐसा पर्सपेक्टिव है जो एजुकेशन के साथ लिंक्ड नहीं है? वो बताइए। इनके अंदर से कोई 8 मसाले वाइटल हैं,
8 मसाले वाइटल हैं जो तकरीबन हर किस्म के पैरा के अंदर आएंगे, वही असल पैरा की जान होते हैं। अगर कहीं पे किसी को आपने रिप्लेस करना है दूसरे के साथ तो ठीक है, अदरवाइज पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, ये हो गए 6, ये हो गए। अब डाटा स्टैट एंड बुक रेफरेंसेस, ये अब इनके अलावा 4 और हैं जो आपने रिप्लेसमेंट के लिए रखने हैं। कौन से? इन दोनों में से एक चीज डालनी है आपने, और उसके अलावा बुक रेफरेंसेस किधर चले गए? ये ऊपर है, ये जरूरी। एनालॉजी या कंपैरिजन, इनमें से आपने एक ऐड करना है। तो ये जिनको मैंने बोल्ड किया है, ये आपका कोई भी मुकम्मल बेहतरीन पैराग्राफ बनाने के लिए जरूरी चीजें। आपने अगर बुक का रेफरेंस डाल दिया है तो किसी जर्नल का या मीडिया रिपोर्ट का या आर्टिकल का डालना जरूरी नहीं है। और अगर आप ये चीजें डाल चुके हैं, कहीं कंपैरिजन कर चुके हैं, तो एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। पर्सनैलिटीज की कोटेशन डाल चुके हैं तो एक्सपर्ट का या रिसर्च का ओपिनियन जरूरी नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट के ओपिनियन में भी तो उसका कोई ना कोई स्टेटमेंट ही आनी है ना। ये आपस में ओवरलैपिंग चीजें, तो कोशिश करनी है कि ये 6 चीजें मस्ट डालें। रीजनल कंपैरिजन या एनालॉजी में से एक चीज डालें, एक्सपर्ट ओपिनियन या पर्सनैलिटी कोटेशन में से एक चीज डालें, और डाटा या बुक रेफरेंसेस में से कोशिश करें कि एक चीज डालें। और नहीं सॉरी, ये दोनों चीजें आएंगी ऊपर वाली, जो ये दो जिनको मैं येलो करने लगा हूं, ये ऑप्शन में मौजूद हैं, और रीजनल कंपैरिजन या फिर एनालॉजी ये ऑप्शन में मौजूद हैं। बाकी जिनको मैं अभी ग्रीन करने लगा हूं वो जरूरी चीजें हैं, उनको आपने हर पैराग्राफ में डालना है। बाकी जो येलो हैं इनमें से आपने 2 चीजें डालनी है, 2 नहीं डालनी। तो बताइए यहां तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि पैराग्राफ के अंदर आता क्या है। अब हमने अभी एक पैराग्राफ बनाना है। बाकी लोग भी यस लिख दीजिए कि अगर आपको समझ आ गई है। 2 लोगों को समझ आई, अभी 2 लोगों का मैसेज आया मुझे। अब आप अपने पास स्क्रीनशॉट लें इसका, क्योंकि ये अभी मैं गायब कर दूंगा। अब हमने हिस्टोरिकल, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, डाटा स्टैट, बुक रेफरेंस, हमने यहां से नया पैराग्राफ जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है इनके अंदर से बनाने की कोशिश करनी है। करें फिर स्टार्ट। अब जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करनी है तो सोशल भी हो गया, रिलीजियस भी हो गया, ये वाला रिलीजियस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इनको नल एंड वाइड कर देते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स का इनका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। इनको मैं निकालने लगा हूं, इनकी जगह पे कोई नई चीज डाल देंगे, इनको भी आप नल एंड वाइड करार दे दें। अब जो ग्रीन है और येलो हैं इनको पहले यूज कीजिए। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव को, उसकी हिस्ट्री को हमने देखना है। पैराग्राफ स्टार्ट होने लगा है। कौन सा पैराग्राफ है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये है जी आपका पैराग्राफ। इस तरह आपने हेडिंग नहीं देनी, ये सिर्फ मैं आपके लिए दे रहा हूं हेडिंग, आप नहीं देंगे ये हेडिंग। बताइए जी टॉपिक सेंटेंस आपका क्या है? टॉपिक सेंटेंस अभी हमने बनाया था, वही आपने दोहरा देना है। ये जो अभी मैंने पिंक किए हैं इनको हम यूज करेंगे, लेकिन पहले मरहले में नहीं करेंगे, इसी पैराग्राफ में एडिशनली करेंगे। रिलीजियस को नहीं लेना चाहिए, लेकिन जहां पे पॉजिटिव सेंस में हो ले लेना चाहिए। मजहबी नहीं ना बनना, हमने इंसानियत को देखना है। मजहब इंसानियत ही सिखाते हैं। कट्टर नहीं ना बनना, पीसफुल रिलीजियस आदमी बनना है। बैलेंस्ड स्टेटमेंट अगर आप देंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बार बार मौलवी बनने की या बहुत मजहबी बनने की कोशिश भी नहीं करनी। रिलीजन एक गाइडलाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अगर बैलेंस्ड रहकर इसका रेफरेंस दिया जाए। बिल्कुल ही ब्लैकआउट कर गए, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। सर मैं बताऊं? जी जी बताएं। टॉपिक स्टेटमेंट ना? टॉपिक स्टेटमेंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की।
Yes, political instability is the most important factor contributing to the abysmal conditions of education sector. आप राइट डाउन करें, मैं उसको अब पेस्ट करूंगा। All right. कासिम साहब कह रहे कल का लेक्चर, आपको कल का लेक्चर चाहिए, आप ये कह रहे हैं तो मिल जाएगा। हाँ जी, जॉन साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आज़ादी के बाद ही बहुत सारे इश्यूज को, तो ये हिस्टोरिकल है ना, लेकिन याद रखिए हमने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का हिस्टोरिकल बताना है यहाँ पे, जिसकी वजह से एजुकेशन मसले में है। हिस्टोरिकली पाकिस्तान हैज बीन इन द टेंशन regarding political stability, due to which we have been facing leadership crisis that led to the inappropriate या कुछ भी जो आप कहना चाह रहे हैं, फिर टॉपिक सेंटेंस हो जाएगा, उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान में ये मसला था, शुरू से ही हमारा लिटरेसी रेट कम था और बार बार पॉलिसीज चेंज हुई, बार बार सियासी बहरान आया, जिस वजह से कोई पॉलिसी कारगर साबित ही ना हुई। और इसके साथ साथ माशरे के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी सोशल जो एंजाइटी है या ये वो सारी चीज़ें हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट, इन सारी चीज़ों का पॉलिटिक्स के साथ डायरेक्ट आपने रिलेशन जोड़ना है। ठीक है, कोशिश करनी है कि जो आपकी आउटलाइन है उसकी हर लाइन में एक पूरे का पूरा पैराग्राफ हो। अच्छा, जब आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसको आप जोड़िए एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज के साथ, और जब आप एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज की बात करेंगे तो उसको आप जोड़िए किसके साथ, तरक्की ना होने के साथ, यानी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ क्लर्क्स हमने की है, जब प्रोडक्शन ऑफ क्लर्क्स हुई है तो उस वजह से सारे इदारों के जो हेड हैं वो भी इस वक्त उतने अहल नहीं हैं जितने होने चाहिए। इसके कंपैरिजन में देखिए, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां पे आपने बताना तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, साबित तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को करना है ना। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से मसाइल हैं, इसका ये ऐसे ही साबित होगा कि इसके कंपैरिजन में देखिए जापान में एजुकेशन का रेट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, और वहाँ की टर्म उनके प्रेसिडेंट और उनके जो भी पूरा करते हैं। आप तरक्की याफ्ता दो और मुल्कों की बात करें कि वहाँ का लिटरेसी रेट देखिए, उनका एजुकेटेड कम्युनिटी का लेवल स्टैंडर्ड देखिए, ये किस वजह से, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। साथ साथ आप जब बात करेंगे तो आपको डाटा स्टैट की जरूरत पड़ेगी। आप रिपोर्ट्स ले आए IMF की, वो कहते हैं कि हर साल तो इनकी हुकूमत चेंज हो रही है, तो इन्होंने तालीम पे क्या लगाना है। ठीक है, साथ ही आप कोई बुक और रेफरेंस ले आइए, साथ ही आप कोई ना कोई आर्टिकल या रेफरेंस या कुछ भी और चीज़ ले आइए, साथ ही आप किसी की स्टेटमेंट ले आइए चाइनीज़ वालों की, कि उन्होंने कहा था कि अगर आप 100 साल के लिए कोई प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप अपनी कौम को एजुकेट करें। उनका ये था ना कि अगर साल के लिए करना है तो क्या करें, और 10 साल के लिए करना है तो क्या करें, कोई दरख्त लगाएं, इस तरह की स्टेटमेंट है उनकी एक। ठीक है, और अगर आप एक सदी के लिए कुछ जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी कौम को तालीम दें। समझ आ गई बात की। हमने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अंदर से एजुकेशन निकालने की कोशिश करनी है, बाकी चीजों को टच नहीं करना। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिखें, पाकिस्तान में जितनी गवर्नमेंट्स कैसे कैसे गई हैं, उनका असर पड़ा है, उसका सोसाइटी के ऊपर भी कोई ना कोई असर पड़ा है। उसके साथ साथ आप कंपैरिजन कर लें किसी दो कंट्रीज के साथ कि वहाँ का स्टेबिलिटी जो फैक्टर है पॉलिटिक्स का, वो हमसे बहुत बेहतर है, लिहाजा वहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी बेहतर है। फिर आप डाटा स्टैट्स दें, फिर बुक के रेफरेंसेस दें, फिर पर्सनैलिटीज़ की कोटेशन दें, कायदे-ए-आज़म ने क्या कहा था। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सपर्ट या रिसर्चर का ओपिनियन दे दें कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी कौम नहीं पढ़ सकती, कौम एंजाइटी का शिकार रहेगी। तो ये वाली वो बातें हैं, इसके बाद आप कंक्लूड कीजिए, अल्लाह खैर सल्लाह, आपका पैरा कंप्लीट हो जाएगा। आपने पूरे पैराग्राफ के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही वजह है एजुकेशनल क्राइसिस की, एजुकेशन सिस्टम के क्राइसिस की, उसमें सबूत आप दें, किसी दो कंट्रीज का कंपैरिजन करें, डाटा दें
बुक का रेफरेंस दें, पर्सनैलिटीज की कोटेशन दें, एक्सपर्ट का ओपिनियन दें, एग्जाम्पल्स दें, ये वाली चीजें दे के फारिग कर दें उसको। कुछ समझ आई? अब हमने पैराग्राफ बनाना है। मैं एक सिंबॉलिक सा पैराग्राफ यहाँ पे बनाऊंगा भी, अभी मैं आपके सामने बनाता हूँ, लेकिन मुकम्मल पैराग्राफ बनाने में चूंकि थोड़ा टाइम लगता है, तो ये आप खुद ही बनाइएगा। तहजीब अख्तर ने लिखा हुआ है, मैं इसको कॉपी करने लगा हूँ। लो जी, ये हमने टॉपिक स्टेटमेंट लिख दी है। ये है टॉपिक स्टेटमेंट। टॉपिक स्टेटमेंट के बाद एज इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द abysmal conditions of education sector and is a huge bottleneck in the way of literacy। ठीक हो गया। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा हिस्टोरिकली देखें। हिस्ट्री टेल्स दैट Pakistan has been in the continuous crisis, in the continuous crisis of गवर्नमेंट मेकिंग। अब देखें, मैंने सियासत नहीं कहा, गवर्नमेंट मेकिंग, ठीक है। तो आज आई गवर्नमेंट, कल खत्म हो गई, कल आई, परसों खत्म हो गई, साल बाद कोई प्राइम मिनिस्टर नायल हो गया, साल बाद फिर मार्शल लॉ लग गया, कुछ ना कुछ होता ही रहा है। और जब नई गवर्नमेंट आती तो पॉलिसी नई बननी शुरू हो जाती। ठीक है, अब यहां से देखिए, कंटिन्यूस क्राइसिस ऑफ गवर्नमेंट मेकिंग, दिस हैज बीन hitting the progress regarding education and other social setup resultantly। चलें वो आगे चलेंगे। अच्छा, इसका मसला ये बना कि इस वजह से सोशल सेटअप खराब हुआ है और एजुकेशन का सिस्टम खराब हुआ है। ये अभी हमने डाटा स्टैट की बात करनी है। अब अभी हमने कहा है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम तबाह रहा है, इसलिए एजुकेशन सिस्टम तबाह रहा है। इन 4-5 लाइनों में हमने ये बात की है। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर ये आपका डिस्कशन की ओपनिंग, इसको मैं इस तरह करता हूं, ये डिस्कशन की ओपनिंग है। अब डिस्कशन की भी एक बॉडी होती है, पैराग्राफ के अंदर की भी एक बॉडी होती है, जिसके अंदर आप मसाले ठोंसेंगे। अब देखने कौन सा मसाला डालते हैं। अब आप कंपैरिजन करें ना, अपनी बात को साबित करें। आपकी बात कोई नहीं सुनेगा जब तक आप कोई मिसाल नहीं देंगे, जब तक आप कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे, जब तक आप किसी राइटर की मिसाल, उसकी कोटेशन नहीं देंगे, किसी बुक का रेफरेंस नहीं देंगे, आपकी बात किसी ने नहीं सुननी। हमें अपनी बात मनवाने के लिए इन लोगों की, इन किताबों की जरूरत पड़ती है। बाय सीइंग द पॉलिटिकल सेट। अब दुनिया में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किसका है बताइए? ऑफ किसी कंट्री का लिखें, आपने अपनी मर्जी से लिखना है। बाय सीइंग या ऑब्जर्विंग या एनालाइजिंग लिखें, एनालाइजिंग ज्यादा अच्छा वर्ड है। बाय एनालाइजिंग द पॉलिटिकल सेटअप ऑफ फलां कंट्री, वी हैव एन आइडिया दैट they could favor their education। चलें ये लिख देते हैं, इसको आप मजीद भी बेहतर कर सकते हैं। मैं जरा सादा लिखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप इसको आपके पास इसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बन सके। ठीक है, हमने ये बात की कि फलां मुल्क को देखें जी, वहां की जो सियासत है वो बहुत बैलेंस थी। वहां के स्कैंडिनेवियन, जॉन ने लिखा है, ये बिल्कुल ठीक लिखा है, स्कैंडिनेवियन में वो लिटरेसी रेट बहुत हाई है। तो आप उनका पॉलिटिकल सिस्टम देखें कितना अच्छा है। हम यही बात तो करना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब आपने कंपैरिजन कर लिया। कंपैरिजन के साथ साथ अब आप डाटा स्टैट देंगे। आईएमएफ बताता है इन द रिपोर्ट ऑफ 2020, पढ़िए रिपोर्ट 2020, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे पॉलिटिक्स के साथ किस तरह से मिला हुआ है, किस तरह से उससे इन्फ्लुएंस्ड है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ें, यूनिसेफ की पढ़ें, ये सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। जब आप एजुकेशन के ऊपर रिसर्च करने लगेंगे तो ये रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी। ठीक है, तो इन्होंने रिपोर्ट में क्या लिखा है वो आप डालें इसके अंदर। फिर उसके बाद क्या लिखना है? बुक रेफरेंसेस इन द सेम वे फलां बंदा रोट इन हिज बुक फलां एज, ये डाल दें। A nation
शुड फलां फलां, अगर वो कौम को बनाना चाहते हैं तो वो अपने कौम को तालीम दें। चाइना की वो एक स्टेटमेंट है, आप उसको पढ़िए। अब ये डिस्कशन पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। 5-6 हमने ये चीजें डाल दी हैं, हिस्टोरिकल भी डाल दिया, उसके बाद पॉलिटिकल भी, पॉलिटिकल के अंदर भी एक पॉलिटिकल व्यू है, वो भी हमने डाल दिया। 2 हो गए। तीसरा हमने इसमें डाल दिया कंपैरिजन, उसके बाद रिपोर्ट्स चौथा आ गया, और रिपोर्ट्स हमने कोई जनरल भी डाल देते हैं, बुक भी डाल दी है, 5 हो गए। नेशन की स्टेटमेंट भी डाल दी है, 6 हो गई। उसके बाद आप किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन डाल दीजिए। एक्सपर्ट का ओपिनियन चले रहने दें, कोटेशन आपने डाल दी है, इट्स गुड। पर्सनैलिटी की कोटेशन है या फिर एक्सपर्ट या रिसर्चर, इन दोनों में से आपने एक डालना है, तो हो गया। बुक रेफरेंस या डाटा वगैरह आपने डालना है। एग्जाम्पल अब आप देंगे। एग्जाम्पल पता है, मैंने कहा था कि कंपैरिजन या एनालॉजी एक चीज है, लेकिन एग्जाम्पल डिफरेंट है। एग्जाम्पल आप कौन सी देंगे? किसी ऐसे मुल्क की एग्जाम्पल दें जो बहुत हमारी तरह थे, उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल सेटअप अच्छा किया। ये देखें मैं कितना क्रिएटिव आपको चीज बताने लगा हूं। हमारा हिस्सा था ना, हम उसी की मिसाल दे सकते हैं। इंडिया की दे दें, इंडिया के एजुकेशन स्टैंडर्ड देखें कहाँ पे। बांग्लादेश इन 1971, 1071 लिखोगे, 1971 ये था। उन्होंने दे अटेंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। रिजल्टेंटली क्या हुआ, अगला पैरा कर दें, कोई मसला नहीं। रिजल्टेंटली एजुकेशन सेक्टर, उन्होंने बजट भी बहुत दिया। आपको पता है उनका कितना बजट है? अब आप जरूर सर्च कीजिएगा, वो काफी ज्यादा परसेंटेज है। सेक्टर ठीक हो गया। अब आप अपनी बात को एंडोस कीजिए। अपनी बात को एंडोस करने के बाद अगले पैराग्राफ का मैसेज दीजिए और जान छुड़ा लीजिए। यही सबसे सेफ रास्ता है। सेक्टर अल्लाह खैर सल्ला। देखिए जी आपका पैराग्राफ कितना जबरदस्त बनेगा। इसके अंदर अभी आपने चीजें और डालनी है, मैं इसको जस्ट सिलेक्ट करता हूं। अगर 30% इसको अब मजीद आप बढ़ा सकेंगे तो ये 141 वर्ड्स हैं, ये 200 के करीब चला जाएगा। 160, 170, 180 तक ये चला जाएगा। इट्स अ बैलेंस पैराग्राफ। 200 वर्ड तक ले जाएं, बस इससे ज्यादा ना लिखें। तो ये है जी आपका पैराग्राफ। वही मसाले, वही चीजें। ये मैंने हेडिंग दी थी, आपने हेडिंग नहीं देनी, इससे कंफ्यूज ना हो जाए। और ये इंटेंट एक वर्ड की आपने इस तरह, जब भी पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं इस तरह एक वर्ड की जगह छोड़ के लिखना होता है। अब आप राब्ता करेंगे तो फिर मैं आपसे काम पूछूंगा। ये देखिए जी कि हमने एक पैराग्राफ आपके सामने इन्हीं असूलों पे चलते हुए, इन्हीं मसालाजात को यूज करते हुए हमने एक पैराग्राफ बना लिया है। कंक्लूजन जो है उसके ऊपर मैं 5 मिनट रोशनी डाल देता हूँ। कंक्लूजन आपने बनाकर मुझे कल सेंड करना है। कल क्लास तो खैर नहीं होगी, अगर कहीं पे किसी को जरूरत होगी तो मैं उसको थोड़ा बहुत गाइड जरूर कर दूंगा, क्योंकि 2 दिन मैंने प्लान किए थे और 2 दिन के बाद कोई और भी मसरूफियात होती हैं। कोई बंदा पढ़ सकता है कि ये जो पैराग्राफ हमने लिखा है ये क्या है असल में? कोई बंदा रीडिंग कर सकता है इसकी? उसके बाद कंक्लूजन के ऊपर थोड़ी सी मैं रोशनी डालूंगा। बनाना कंक्लूजन आपने खुद ही है। लास्ट टाइम का कंक्लूजन का एक है लिंक, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, बल्कि अभी कर देता हूँ। ये पहले कल वाले लेक्चर का भी कोई पूछ रहा था, और लास्ट ईयर की जो मेरी ऐसे की वर्कशॉप थी उसमें जो कंक्लूजन का कोई पौने घंटे का लेक्चर है वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ। वो भी बिल्कुल इसी तरह ही है, सामने सारा कंक्लूजन बनाया हुआ है। अच्छा ये एक तो रह गया जो कल वाला लेसन है, कल वाला लेसन ये मैं सेंड करने लगा हूँ। अच्छा दूसरा है कंक्लूजन ये वाला, ये लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर की वर्कशॉप है, लेकिन मैंने ही करवाई हुई है तो जाहिर है ऑलमोस्ट चीज़ें वही होंगी। तो मैं 5 मिनट आपको इस चीज़ के ऊपर जो है वो थोड़ा सा हेल्प आउट कर देता हूँ कि कंक्लूजन क्या होता है। किसी ने पैराग्राफ नहीं पढ़ा मेरा ख्याल, सारे ही अब चुप हो गए। आखिर बोल बोल थक तो जाता है बंदा। कंक्लूजन का स्टार्ट होता है टू कंक्लूड या लास्टली या इन कंक्लूजन, ठीक है। वी कैन से, वी मे से, इसमें मे और कैन यूज कर सकते हैं। एक तो होता है समरी ऑफ मेन टॉप पॉइंट्स, मेन या टॉप पॉइंट्स की समरी को अपने उस समरी को प्रिसाइज करना 2 से 3 लाइनों में, और ये तकरीबन 2/3 ऑफ अ रेगुलर पैराग्राफ होता है, ठीक है। जो
इंट्रोडक्शन होता है वो 130% ऑफ योर रेगुलर पैराग्राफ। अगर आपका रेगुलर पैराग्राफ जो है वो 200 वर्ड्स का है तो इंट्रोडक्शन आपका 250 का हो जाएगा, ठीक। और कंक्लूजन उसका 70% यानी 100 to 120%, 120 वर्ड से ज्यादा ना हो, बल्कि इससे भी कम हो जाए, बेशक 100 वर्ड तक आप चले जाएं, इससे ज्यादा ना करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट होती है कि जो आपने बात की है वो बिल्कुल ठीक की है और आपने पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ बात की है। एग्जाम्पल्स आपने एक दो देनी है होपफुल बिहेवियर के साथ, बेड़ा गर्क होने वाली मिसालें नहीं देनी इसके अंदर, क्योंकि ये आपका कंक्लूजन है। इसके अंदर आपने ब्राइट पार्ट दिखाना है अपनी सोच का। मेन और टॉप के रेफरेंसेस या कोटेशन एक दो दे दें, ज्यादा ना दें। इंटेलेक्चुअल होप या अप्रोच का आप कोई लाइन जरूर लिखें कि अगर ऐसे होगा तो ये सोल्यूशन हम करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान वुड बिकम द पार्ट ऑफ एजुकेशन कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। जनरल होप के साथ इन वर्स टू इंट्रो स्टार्ट। इंट्रो स्टार्ट क्या था? जनरल टू स्पेसिफिक। यहाँ पे आपने थोड़ा सा फिर स्पेसिफिक होना है और फिर आपने जनरल हो जाना है। ये होगा आपका कंक्लूजन। आपको एक लिंक दे दिया है, उसको आप सुनिएगा और कल 12 बजे तक अगर आप इंट्रोडक्शन टॉपिक में अब आपको सेंड करूंगा। इंट्रोडक्शन तो आपने लिख ली है, पैराग्राफ आपने दूसरा लिखना है, कौन सा भला? इनअप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन या एब्सेंस ऑफ प्रॉपर लेजिस्लेशन। एब्सेंस ऑफ प्रॉपर लेजिस्लेशन लिखना है और कंक्लूजन लिखना है इसी एसे का, जो एसे हमने अभी बनाया है। ये मैं अभी आपको सेंड करने लगा हूं। नीचे मैं यहाँ पे अभी लिख भी देता हूं कि करना क्या है आपने, होमवर्क क्या है। पैराग्राफ ऑफ एब्सेंस ऑफ प्रॉपर लेजिस्लेशन और कंक्लूजन। लो जी, ये है आपका कल 12 बजे तक का काम। अल्लाह करे हम जिस उम्मीद के साथ बैठे थे, जिन चीज़ों को हम सीखने के लिए बैठे थे, वो आपकी हो गई हों। बाकी आपने प्रैक्टिस करनी है, कोई मसाइल हो तो आपने बताना है। अभी मैं आपके माइक्स ओपन कर देता हूँ। माइक्स आपके ओपन हो गए हैं। कोई बंदा को बात करना चाहता है, कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो करे। टाइम हमारी तरफ से एंड हो चुका है, लेकिन अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो उसका हम आंसर करने के लिए बैठे। जी, कोई हूँ हा ही नहीं, थक गए हैं, सो गए हैं, क्या हो गया क्या? सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी बोलें। सर पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए और टॉपिक सेंटेंस के बाद जो सपोर्टिंग सेंटेंस हैं वो हाँ जी, कितने होने चाहिए? सपोर्टिंग सेंटेंस आपने 10 से 12 लाइनें करनी है। मेरा ख्याल 4 से 5 तो होने चाहिए। उसके अंदर एक आपका हिस्टोरिकल या कोई भी पर्सपेक्टिव होगा और उसके बाद एक डाटा का होगा, स्टैटिस्टिक्स का, एक एक्सपर्ट ओपिनियन होगा, एक किसी की कोटेशन होगी, एक एग्जाम्पल होगी। तो मेरा ख्याल ये 10-12 लाइनें हो जाएंगी और ये कोई 70-80 वर्ड्स तक आपका डिस्कशन पार्ट ऑफ द पैराग्राफ चला जाएगा और 20 वर्ड्स की आपकी स्टार्टिंग, आपका ओपनिंग ऑफ द पैराग्राफ हो जाएगी। 100 हो गया। आखिर पे आप एंडोर्समेंट दें तो ये 120 तक चला गया। दरमियान में आप एक दो चीज़ें और डालेंगे, लाइक कि आप कोई जर्नल डाल दें, कोई आप IMF की रिपोर्ट डाल दें, ये वाली, ये वो 20, 25, 30 वर्ड्स और आ जाएंगे। 150 से 200 के दरमियान आपका पैराग्राफ होना चाहिए। ऑलराइट आप सर, लिखें। थैंक यू। अभी हम लिख रहे थे कंप्यूटर पे और इसमें हो सकता है IMF की रिपोर्ट लिखते लिखते हम 40 वर्ड्स तक चले जाएंगे, वो उस एक के अंदर ही। आपने बैलेंस खुद करना होता है। अगर एक सेंटेंस आपका या एक चीज आपकी थोड़ी सी लंबी होगी, अगली को थोड़ा शॉर्ट कर लें, ये क्रिएटिविटी तो आपने खुद इख्तियार करनी है। लेकिन कोशिश करनी है कि इंट्रोडक्शन जो है वो 130% हो आपके रेगुलर पैराग्राफ का। रेगुलर पैराग्राफ अगर 200 का है तो कंक्लूजन इसका 50 to 70%, यानी 100 वर्ड, कोशिश करें 100 के करीब करीब उसको खत्म कर दें। आधे सफ़े से भी बाजुकात कम होता है कंक्लूजन। और इंट्रोडक्शन आपका जो वर्टिकल पेज होता है, जिसको आप पोर्ट्रेट पेज कहते हैं, वो तकरीबन 1.25 पेज तक जाता है इंट्रोडक्शन, और एक पेज से एक दो लाइंस कम आपका रेगुलर पैराग्राफ रहता है। अगर आप दरमियाने दर्जे की बॉल पेन से उसकी राइटिंग करें, अगर आप बड़े मार्कर से और पॉइंटर से बड़े बड़े लफ्ज लिखेंगे, हो सकता है 2 पेजेस पे आपका इंट्रोडक्शन जाए और 1.5 पेज पे आपका रेगुलर पैराग्राफ जाए। ठीक है, ये तो आपका अपना फॉन्ट स्टाइल है ना, आपको पता होना चाहिए
कि अगर आपने 5 काजेज, 5 इफेक्ट्स और 5 ही आपने सोल्यूशन लिखने हैं, तो ये 200 वर्ड्स के अगर होंगे या 150 वर्ड्स मिनिमम होंगे, तो आप समझिए कि ये 2200-2300 वर्ड तो ये बन गया। अब आप इंट्रोडक्शन का 100-150 या 200-250 डालें, फिर आप कंक्लूजन का डालें, ये 2500 के करीब वर्ड्स बनता है CSS ऐसे के लिए, और ये एनफ होता है, ये थोड़ा नहीं है। अब PMS में अगर आप आ जाएं, तो यही आप 4-4 पैराग्राफ लिखेंगे, पैराग्राफ उतना ही होगा। पैराग्राफ की तादाद एक, उनमें से एक-एक कम कर दें। काजेज़ 4 लिख दें, 4 ही वो, 4 ही वो, अब 150 से 200 वर्ड्स का अब आप देख लें कितना होता है। ठीक है, ये 1200-1300 वर्ड ये हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें वो डालें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये 1500, 1600, 1700 तक चला जाएगा। ये इस तरह आपने इसको टेक्निकली डील करना। हाँ जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, मैं दोबारा देखूं क्वेश्चन कौन सा। आउटलाइन में कम से कम कितने पॉइंट्स होने चाहिए काजेज इफेक्ट? कम से कम 7-7 ऐड करें, 7-7। उनमें से आपने पैराग्राफ की लेंथ के हिसाब से लिखने, देखें ना, आप पहले टॉप के लिखते हैं, फिर उनसे लेस इंपॉर्टेंट लिखते हैं, फिर उनसे लेस इंपॉर्टेंट लिखते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप लास्ट पैराग्राफ अगर 5वां लिख रहे हैं, तो उसके अंदर छठे और 7वें का वैसे ही थोड़ा सा जिक्र कर दें। ठीक है, कनेक्टेड ही होती हैं ना चीजें, आपस में इंटरकनेक्टेड ही होती हैं, वैसे ही थोड़ा सा जिक्र उसका कर दें। उनके ऊपर पूरा पैरा अगर आप स्टैंड नहीं कर सकते। और कुछ ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स भी होते हैं, आपने काजेज लिख दी और उसके दरमियान 4-5 लाइनों का ट्रांजिशनल पैराग्राफ होगा कि जी ये काजेज हमने यहाँ पे लिख दी हैं, अब हम देखते हैं इसके इफेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, आउटलाइन के 2 पॉइंट्स को मिक्स करके एक ही पैराग्राफ, हाँ देखा ना, आपने खुद ही बता दिया ये बात। लिख सकते हैं, जब आपने 4 पैराग्राफ कमाल के लिख दिए हैं, 5वें के अंदर 2 चीजें मिक्स कर दें, लेकिन कोशिश करनी है कि वो वाली 2 चीजें मिक्स करें जो ऑलमोस्ट सेम हैं या बहुत करीब हैं, और आपने खुद उनको सेपरेट करने की कोशिश की थी, अब आप उनको लिंक कर सकते हैं। वो आपसे इल्म ही तो पूछना चाह रहा है कि आप किस तरह इन चीजों को लॉजिकली कनेक्ट करते हैं या डिसकनेक्ट करते हैं। अच्छा, अगर किसी को कोई मजीद कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकता है, लेकिन ये लास्ट टाइम का जो मैंने कंक्लूजन का सेंड किया ना, अब तो ये सारा काम 2 दिनों में हमने किया, उस वक्त ये 5 दिन में किया था। ये ज्यादा डिटेल में है, इस पूरी सीरीज को भी आप देख सकते हैं, ये 5 दिन का था और 5 लेसन थे इसके, ये कुछ 4-4.5 घंटे, 4-4.5 घंटे का टोटल ड्यूरेशन है। अब जो हमने किया ये 4 घंटे का था, लेकिन ये 2 दिन का था, उस वक्त 1 घंटे की क्लास रखी। सर काइंडली इंडोर्समेंट को थोड़ा क्लियर कर दिए। इंडोर्समेंट कहते हैं जो आपने कहा है, आप उसको एक बार कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, जो मैंने बात की है, इससे ये काम हो सकता है। लाइक कि आप एक सोल्यूशन बता रहे थे और आखिर पे आप बताएं कि बाय अडॉप्टिंग दिस सोल्यूशन द प्रॉब्लम शुड सॉरी टू रिमूव दिस प्रॉब्लम दिस सोल्यूशन मस्ट बी अडॉप्टेड, या दिस विल बी वर्केबल, या दिस विल बी रिजल्ट ओरिएंटेड। आपने अपनी बात को आखिर पर कन्विंस करने के लिए फिर यूज करना है कि जो मैंने बात की है वो बिल्कुल ठीक की है। एंडोर्समेंट मीन आप अपने आप को खुद सेकंड करेंगे, दूसरा बंदा तो उधर कोई नहीं ना होगा। आपके अपनी स्टेटमेंट का कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि आपने जो बात की है वो शक में कर दी है, या आपको यकीन है कि ये बात इस लेवल पे इस मसले को हल कर सकती है। आपका सजेशन जो है, एंडोर्समेंट ये होती है। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो उसको डील कर लेते हैं। और मैं फिर ये बात करता हूँ, कल भी मैंने ये बात की थी कि हमने 2 दिनों में जो कुछ किया है ना, यही 2 महीने में किया जाता है, और यही 1 महीने में किया जाता है, यही 3 महीने में किया जाता है। करना आपने खुद ही है, कोई आपकी जगह पे बैठ के ऐसे नहीं लिखेगा, और काम वही है जो हमने 2 दिन में कर लिया है, आपके सामने है, कोई इसमें हवा क्रिएट करने वाली बात कोई नहीं है। आपका अपना नॉलेज मैंने यूज किया। आप मुझे बताइए मैंने अपनी तरफ से क्या ऐड किया? सिर्फ एक स्ट्रक्चर में आपको फैसिलिटेट किया, काम तो सर आपने किया, आपकी स्टेटमेंट कॉपी कर करके मैं लगाता रहूं, कुछ भी इसमें मसला नहीं है। सिर्फ अपनी बेसिक ग्रामर ठीक कर लें और कमिटमेंट के साथ आज ही ऐसे स्टार्ट कर दें, नॉलेज जमा होता रहेगा, आपके ऐसे रिफाइन होते रहेंगे। और फिर मुझे याद आ गया कि जो लोग कहते हैं मैंने क्या पढ़ना है, ये पैराग्राफ आपको बताएगा आपने क्या पढ़ना है। आपने जब एजुकेशन के ऊपर ऐसे स्टार्ट किया है, तो ये देखिए पैराग्राफ आपसे क्या डिमांड कर रहा है। ये पैराग्राफ जो जो डिमांड कर रहा है ना, वो आपको पढ़ना पड़ेगा।
ये यूनिसेफ की रिपोर्ट एजुकेशन के बारे में पढ़ें, वर्ल्ड बैंक की पढ़ें, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में IMF की पढ़ें, फिर उसके बाद किसी पर्सनैलिटी के कोटेशन तलाश करें जो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के साथ मिलता हो, फिर कोई ऐसा कंट्री तलाश करें जो पाकिस्तान के करीब करीब था या पाकिस्तान का हिस्सा था या पार्टीशन से पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, तो उसने कैसे प्रोग्रेस किया है। ये आपको ये पैरा खुद बताएगा कि क्या पढ़ के मुझे फिल करें। हमने आपको डायरेक्शन देनी थी, वो दे दी। कभी भी ऐसे लिखने से पहले आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगी कि आप क्या पढ़ेंगे तो कौन सा ऐसे लिखेंगे। आप पहले ऐसे का स्ट्रक्चर देखेंगे, ऐसे को समझें, ऐसे की आउटलाइन बनाएं, आउटलाइन बना के पढ़ना शुरू कर दें, आउटलाइन बना के पढ़ें और फिर अगले दिन बैठ के ऐसे लिख लें, आपको खुद पता हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा ना इन चीजों का, इसमें क्या लिखना होता है। अब मुझे बताइए कि मुझे बताने की जरूरत है कि आपने ये पहला पैराग्राफ लिखने के लिए क्या क्या पढ़ना है। दूसरा पैराग्राफ अगर आपने लेजिस्लेचर के ऊपर लिखना है तो उसके लिए भी आप पाकिस्तान के कोई अखबारात उठाएंगे, पाकिस्तान के कोई जर्नल उठाएंगे, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स उठाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा ही उठाना है आपने, तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा फिर भी। तो ये बॉडी समझ ली जाए। मैंने कहा था कि बॉडी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यही आपको बताएगी आपने पढ़ना क्या है, यही आपको बताएगी आपने कहाँ पे लिखना क्या है। ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ये कोई ऐसा वो नहीं है कि बहुत बड़ा कोई अंग्रेज होगा तो वैसे लिख सकेगा। आपको जितनी इंग्लिश आती, मैंने बड़ी कोशिश की है कि हर सिंपल वर्ड यहाँ पे यूज किया जाए, सिंपल सेंटेंसेस यूज किए जाएं, और मोस्टली मैंने आपकी कॉपी करने की कोशिश की है, बल्कि तकरीबन सारे आपकी कॉपी की हैं, कोई नई चीज मैंने यहाँ से कोई आइडिया देने के लिए ऐड की होगी। तो अल्लाह से दुआ है कि जी आप लोगों को अल्लाह ताला मेहनत करने की तौफीक दे और आपको कामयाबियां दे। आप हमें दुआओं में याद रखें। याद रखिए, जब भी आप 2 महीने का सेशन ऐसे का लेने जाएंगे, आखिर पर आपको यही मिलेगा जो आपको 2 दिनों में मिला है। आई एम श्योर अबाउट इट। आपके दिन पूरे करने के लिए, आपकी फीस हजम करने के लिए मैं भी 2 महीने का कर सकता हूँ बड़े ही आसानी से। मैं रोज आपको काम दूंगा, ना आपने करना ना मैंने चेक करना, 2 महीने गुजर जाएंगे। काम यही होना 2 महीने में भी जो आज हमने कर लिया है। ट्रेनिंग यही होती है, बाद में आपने खुद काम करना है और इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर चलना है। यही 3-4 पेजेस जो हैं, बल्कि अब तो 7-8 पेजेस हो गए होंगे, ये मैं अभी सेंड कर देता हूँ। आप किसी थर्ड पर्सन को दिखा दें, उसको समझ ही नहीं आनी कि ये लिखा क्या है। आपके सामने इसके अंदर पूरी एक कहानी मौजूद है, पूरी हिस्ट्री मौजूद है, जो मैं अभी आपके साथ ये फाइल शेयर करवा दूंगा। ये पैराग्राफ, ये इससे पहले इंट्रोडक्शन, उससे पहले आउटलाइन, थीसिस स्टेटमेंट आपने खुद ही बनाई है, मैंने तो थोड़ी बनाई है। औन रजा साहब, अगर आपको ये आइडिया हो जाए कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपको ये आइडिया हो जाए कि कौन से टॉपिक्स पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो ये वाली बात आपके माइंड से निकल जाएगी कि ऐसे किसी एडिटोरियल से उठाया जाता है, ऐसे किसी अखबार से उठाया जाता है। भाई अखबार में इंपॉर्टेंट चीज डाली गई थी, वही इंपॉर्टेंट चीज आपके ऐसे में आ गई। इस तरह क्यों नहीं समझते आप? ये क्यों समझते हैं कि फलां एकेडमी ने जो दिया था वही आया, फलां अखबार में जो आया था वही आया? ये नेगेटिव चीज है। चीजों की प्रस्तश की तरफ ना जाएं, आप जनरल आइडिया में चीजों की इंपॉर्टेंस खुद तलाश करें, ठीक है? ये वाली चीज इसको फोकस ना करेंगे जी ऐसे एडिटोरियल से उठाया है, नहीं, एडिटोरियल में भी वही चीज थी, ऐसे में भी वही चीज थी, दोनों इंपॉर्टेंट चीजें थी बस। इस तरह अगर आप कह रहे हैं फिर अखबारात को आप कॉपी करना शुरू कर देंगे, ऐसे कैसे लिखेंगे? ऐसे तो दूसरे पैरा में आपका अट जाएगा। अगर आप ये सोच लेकर चले कि जी फलां फलां जगह से कॉपी होता है, वहां से रट्टे मारते हैं, मेरे सामने ले आए जैसा मर्जी बंदा 3000 वर्ड वो रट्टा लगा के लिख दे, अगर लिख सकते, सारा कुछ हो सकता है, ऐसे रट्टा लगा के नहीं लिखा जा सकता। आप डॉन एडिटोरियल पढ़ें, वहां से आइडियाज मिलते हैं, जंग अखबार पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, लेकिन दिमाग में ये ना बिठाएं कि ऐसे कहां से आएगा, ऐसे आएगा इंपॉर्टेंट सारी चीजों को फुली स्टडी कीजिए, बस यही कानून है, यही असूल है। जो इस बार ऐसे आए हैं ना, उनके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं कि उनको कैसे टैकल किया जा सकता है, और वो किसी टाइम रख लेते हैं। अब अगर कल आप बताते तो हो सकता है मैं उनको आज नजर मार लेता और आज ही हम 2-4 को देख लेते, लेकिन फिर टाइम कभी नहीं मिलेगा तो कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन होता है कि ऐसे किस तरह का आता है। देखें, पाकिस्तान में जो मेजर मसाइल हैं, दुनिया में जो मेजर मसाइल हैं,
पाकिस्तान की ऑटोनॉमी को जो मसाइल हैं, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल जो हैं, पाकिस्तान के सोशल मसाइल जो हैं, पाकिस्तान के किसी हद तक फ्यूचर और पास्ट और प्रेजेंट के जो लिंक्ड मसाइल हैं, उन्हीं के ऊपर ऐसे आता है। ये तो हो गया प्रॉब्लमेटिक। उसके बाद लिटरेरी ऐसे आते हैं, कुछ साइंटिफिक आते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़े आ रहे हैं। 4 पिलर्स होते हैं। लेजिस्लेचर पहला पिलर है किसी भी स्टेट का, जुडिशरी है, उसके बाद एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, लाइक इंतजामिया समझ लें आप, लॉ एनफोर्समेंट, और चौथा पिलर होता है मीडिया। इन सब के ऊपर ऐसे आना है। इन सब को आप करंट सिचुएशन पाकिस्तान की देख के समझें, दुनिया के साथ पाकिस्तान इन चारों चीज़ों को लेकर कैसे कनेक्टेड है इसको समझें, इकोनॉमी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है उसको समझें, एनवायरनमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है उसको समझें। कोशिश यही है कि सैटरडे संडे की क्लास रखी जाएगी, या फ्राइडे को कभी मेरी रेस्ट होती तो मैं फ्राइडे को कर लेता हूँ, फिलहाल सैटरडे संडे को ही था। अच्छा, एक और बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि फलां अकेडमी ने जनाब 10 टेस्ट लिए थे और उन्होंने 100 ऐसे, 10 टेस्ट में हर टेस्ट के अंदर 10 ऐसे होते हैं ना, 10 टॉपिक्स, 100 ऐसे में से एक ऐसे आ गया, तो वो जनाब फेसबुक के ऊपर उन्होंने रौला डाला हुआ कि होता है कि हमारी एकेडमी में जो टेस्ट हुआ था वो वाला ऐसे CSS में आ गया। तो अल्लाह के बंदो, 100 ऐसे आपने 10 पेपरों में दिया, उनमें से एक आप ही किया तो क्या है, इंपॉर्टेंट ऐसे ही आना है ना। आपने भी इंपॉर्टेंट दे दिया, FPSC ने भी इंपॉर्टेंट दे दिया, और लोग इसको पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं कि जी इस एकेडमी के पास तो पेपर आता है, इस एकेडमी वालों को तो पता होता है कैसे कौन सा। वो ऐसे होता ही नहीं है, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम क्या 30-40 10-15 एरियाज हैं, उनकी 30-40 डायमेंशन होंगी, उनके ऊपर ही ऐसे बनता है, और ऐसे कोई बला थोड़ी आ जानी। अब जिसने 10 मॉक एग्जाम लिए हैं उसके 100 ऐसे के टॉपिक में से एक ऐसे आ गया तो वो डंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं, और आप भाग भाग कर 60-60 हज़ार फीस दे के उनके पास एडमिशन लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, कोशिश कीजिए हमेशा बैलेंस्ड सोचिए, और कोशिश कीजिए कि ये जो 300-400 पाउंड का दिमाग है इसको इस्तेमाल कीजिए। ये एक नेमत है, और अगर हम नेमत को सही तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका सवाल होगा, उसके ऊपर पूछा जाएगा कि दिमाग दिया था इस्तेमाल ही नहीं किया है। इवैल्यूएशन हो सकती है, अगर कोई सीरियस हो तो हो सकती है इवैल्यूएशन, कोई मसला नहीं है इसमें। लेकिन मेरा इशू ये है ना कि मैं चीज़ों को आसान ही इतना करके समझाता हूँ कि पहले दिन जो क्लास में आता है वो शायद दूसरे दिन नहीं आता, या दूसरे दिन जो आता है वो तीसरे दिन नहीं आता। वो समझता कि यार ऐसे तो मसला ही क्यों नहीं, मैं घर बैठ के आप ही कर लेना है। तो ये भी थोड़ा सा इशू है। इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, आप किसी से भी करवाएं लेकिन इवैल्यूएशन ज़रूरी है। जॉन साहब फीस का क्या टाइम ही होता है, कोई नहीं, कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अगर आप करवाना चाहते हैं तो कर लेंगे मैनेज। अगर आप किसी और से करवाना चाहते हैं तो मेरा ख्याल ये मॉक एग्जाम होता है, उसी को इवैल्यूएशन कहते हैं। वो मंथली इनका एसए का जो है वो 10-15 हज़ार शायद होता है, अगर फिजिकल एकेडमीज में हो। तो हमारी तो खैर इतनी फीस नहीं होती, और आपने अगर करवाना हो तो कर लेंगे, कोई मसला नहीं। शुक्रिया। ठीक है जी, मैंने एक पोस्ट लगाई हुई थी उसके ऊपर, बल्कि एक वीडियो आपके पास है, आज की वीडियो भी आपके पास आ जाएगी। जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप वीडियो को देखते हैं, वीडियो के ऊपर फीडबैक लाजमी दिया करें, ठीक है। और हमें भी समझ आती है कि अगर कोई मसला है तो वो भी हमें समझ आए, हम नेक्स्ट टाइम उसको रिमूव करें, और अगर हमने कोई काम ठीक किया है तो हमें आइडिया हो, हम उसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करें कि ये काम ठीक जा रहा है, ठीक है। तो जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनको वीडियोस शेयर की गई हैं, इनको आप आगे शेयर भी करें लोगों के साथ। ये कौन सा कोई पेड सिस्टम है, और इनके ऊपर कमेंट्स भी कीजिए। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने